उस दिन के 10 रुपए आपने दे दिए दे थे? दिए थे मैंने वो उसको, मुस्कान को मेहंदी के 15 20 की ले गई थी ना, 20। नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे कि एज यू न्यूज पवार युवा मंडल के द्वारा ये करियर गाइडेंस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और 5 मिनट के अंदर में हमारा फैकल्टीज अवेलेबल है और वी कैन लर्न। तो अभी आप लोग अपने ऑप्शन में जाकर म्यूट में रखिए ऑडियो, ताकि अपना घर का ऑडियो सबको सुनाई ना दे। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। बस ठीक है 5 मिनट के अंदर में सेशन शुरू। यस यस, थैंक यू। अभी हमारे पास अवेलेबल है श्री अमोल जी धारपुरे, जो एक प्रयास नामक जो अपना गाइडेंस कार्यक्रम आयोजित कराते रहे। दोनों भी फैकल्टीज हमारे एजुकेशन लाइन में बहुत ही दिनों से कार्य कर रहे हैं और बहुत ही अनुभवी है। तो सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनसे निवेदन है, जो जुड़े हुए लोगों से निवेदन है कि अभी अपने म्यूट में रहे और सुने कार्यक्रम को, और अपने क्वेश्चन जो है वो आखिरी में करे। धन्यवाद। अमोल जी, स्टार्ट कर सकते हैं हम। एक मिनट ना, मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। जी जी।
ठीक है, हम लोग इससे शुरू करते हैं। और ठीक है, स्क्रीन विजिबल हो गई है क्या सबको? हेलो? हेलो? यस, आपको स्क्रीन, विजिबिलिटी है। हाँ, ठीक है। हम लोग शुरू ओके, करते हैं। ये तो जो आज का सेमिनार है वो अपन ने रखा हुआ था, 2 घंटे अपने पास टाइम है, 9 से 11 का। और अवेलेबिलिटी कम होने के कारण पहले ये प्लान था कि अपन 3 सेमिनार करेंगे। एक करियर गाइडेंस फॉर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, करियर गाइडेंस स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, और स्टूडेंट ऑफ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, उनके लिए। अभी एक सेमिनार हम लोग जो ये कर रहे हैं, ये करेंगे 10th और 12th के लिए, जो कंबाइंड रहेगा। इसमें 10th और 12th वाली चीजें हम लोग जो भी अभी एस्पेक्ट्स है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये अपना 10th और 12th वाला रहेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये सेमिनार का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि 10th और 12th में जब बच्चे जाते हैं, तो उनके पीछे उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि करना क्या है। और वो क्या करने के चक्कर में वो लोग बहुत बार मतलब नहीं पता होता है कि क्या-क्या करना है। तो वो चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि क्या करना है। तो वहाँ पे हम लोग इसमें इस सेमिनार में कुछ चीज़ें देखेंगे। आजकल वैसे ही इंटरनेट का टाइम है, तो इंटरनेट के टाइम में सभी को पता है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उन लोगों को सब पता होता है कि बच्चों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। तो अभी हम लोग आज के पहले पहले वाले टॉपिक में यही देखेंगे कि क्या हम लोगों को करना है, क्या हम लोग 10th और 12th के बच्चे करेंगे। उसके बाद उसके माही है क्या घर पे? हाँ, लोग उसके बाद देखेंगे बुला कि राइट पाथ कैसे चूज़ करते हैं, कि राइट पाथ चूज़ करने का तरीका क्या होगा, वो देखेंगे सेकंड पार्ट में। फिर कुछ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन देखेंगे और टॉप कोर्सेज़ के बारे में जानेंगे। कुछ ट्रेडिशनल कोर्सेज़ होते हैं जो 20-25 साल, 30 साल से चलते आ रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद कुछ ऐसे कोर्सेज़ की बात करेंगे जो हाल ही में 1-2 साल में आए हैं और आने वाले समय में जिनकी बूम रहने वाली है। तो इनकी हम बात करेंगे। कैरियर गाइडेंस की क्लास चल रही है। बैठे यहाँ भैया तो गया तो सबसे ट्यूशन। पहले हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो वो रहता है, फ़ोकस रहता है, वो फ़ोकस हमारा रहना चाहिए कि अपनी अपनी स्ट्रेंथ क्या है? अपनी स्ट्रेंथ क्या है, और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से ही हम लोग अपने कोई भी करियर वाले जो पाथ है ना, उसको चुनें। तो उसको चुनना सबसे इम्पोर्टेंट। जब आपका जब आप 10th या 11th में होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। जैसे आपके सराउंडिंग क्या चल रहा है, आपके स्कूल के लोग क्या सोचते हैं, आपके परिवार के लोग क्या सोचते हैं, तो उसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कुछ होती है नेचुरली, जैसे बचपन से अगर आदमी कुछ तय करता है कि मेरे को कुछ बनना है, कुछ करना है, ये करना है या वो करना है, तो वो हम्म।
तो वो जो बचपन से जो सोच रहा होता है, वो उसका इंटरेस्ट होता है कि बचपन से उसको क्या करना है। तो आपका जो इंटरेस्ट है, वो आपका स्ट्रेंथ बनना चाहिए। जब तक कि आपका जो इंटरेस्ट है, वो स्ट्रेंथ में नहीं बनेगा, तब तक कि आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। उसके बाद अपनी जो भी वैल्यूज़ है, उसको लेकर के चलेंगे और प्रैक्टिसिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में कॉम्पिटिशन इतना है कि आप सिर्फ़ पढ़ के या स्मार्टनेस से या अगर ये सोच रहे हैं कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं कर लूँगा, मैं एक बार में समझ लेता हूँ, मेरा दिमाग बहुत तेज़ है, ऐसा नहीं होता है। आज के टाइम में कई बार 100 आउट ऑफ 100 भी कट ऑफ जाते हैं चीज़ों के। चाहे वो एंट्रेंस हो, चाहे वो एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 वाले कट ऑफ को आपको बीट करने के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कि वो 100 आउट ऑफ 100 वाली चीज़ वहाँ पे नहीं आएगी। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं कि कभी भी अपने को जब गोल सेट करना है, चाहे अपन 10th में पढ़ रहे हो, चाहे अपन 8th में पढ़ रहे हो, तो गोल हमेशा 2 टाइप के होते हैं। एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। जैसे मैं 10th में पढ़ रहा हूँ या 9th में पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो ये इमीडिएटली 6 महीने में तो मैं बनूँगा नहीं। साल, 2 साल, 5 साल की इसको मेहनत लगेगी, वो आपका लॉन्ग टर्म गोल हो गया। शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है कि उसी लॉन्ग टर्म गोल को मैं पार्ट्स में बाँटते चलूँ। जैसे मैं 10th में 11th में जा रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि मेरे को साइंस लेना है। अब साइंस में भी मेरे को क्या पढ़ना है, उसके बाद मैं 12th में जा रहा हूँ, तो 12th में जाने के बाद किस टाइप का एंट्रेंस एग्ज़ाम मेरे को देना है, किस टाइप के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो उसकी तैयारी जो 6 महीने में हो जाए, साल भर में हो जाए, वो शॉर्ट टर्म होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल है, मान के चलो मैं अगर एक गोल लेता हूँ कि मेरे को आईएएस ऑफ़िसर बनना है और मैं 8 या 9 क्लास में पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या हो गया मेरा बहुत लॉन्ग टर्म गोल हो गया। तो वो लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने के लिए मेरे को इसको बहुत सारे शॉर्ट टर्म गोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कि अभी मैं 9th में हूँ, फिर मैं 9th पास करूँगा, 10th पास करूँगा, 11th में मैं ये सब्जेक्ट लूँगा फिर। तो ये शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल को आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी में हमेशा बदलना चाहिए और उस स्मार्ट स्ट्रैटेजी के तहत आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सोच लो कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और आप डायरेक्टली उस पे जाने लगोगे, तो वो कभी भी सफल नहीं होते उसमें। शॉर्ट टर्म गोल्स छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे करके सीढ़ियाँ एक-एक, एक-एक, एक-एक करके चढ़ना होता है। एक साथ 12 सीढ़ी चढ़ोगे तो आप गिरने की संभावना उसमें ज़्यादा रहती है। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल के बारे में हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए सबसे पहले 10th वालों के लिए बात करते हैं। तो जब आप 10th में पढ़ रहे होते हैं या 10th पास कर लेते हैं, तो आपके पास 2 से 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है आपके पास कि आप आगे पढ़ें, जो ट्रेडिशनल कोर्सेज़ रहते हैं उनमें पढ़ाई करें, जैसे पॉलिटेक्निक होता है और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जो 10th के बाद होते हैं। दूसरा होता है कि आप कुछ ऐसे कोर्सेज़ पढ़ें, जो कोर्सेज़ आपको मतलब जल्दी से जल्दी जॉब दे दें, जैसे आईटीआई होता है, पॉलिटेक्निक होता है, कुछ वोकेशनल कोर्सेज़ भी होते हैं जो एनएसडीएल ने लॉन्च करे हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट ने। तो वो आपको 6 महीने, साल भर की मेहनत के बाद आपको वो जॉब दे देंगे। ठीक है, लेकिन जॉब भी फिर वही छोटे लेवल की आपको जॉब मिलेगी शुरू में, बट ऐसा नहीं है कि उसमें भी ग्रोथ नहीं है, आप उसमें भी कर सकते हैं। कंप्लीटली डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ, जो कम आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड है और जो दूसरे फैक्टर इस पे काम करते हैं, वो है आपकी स्ट्रेंथ के साथ-साथ आपकी कंडीशन कि आप पढ़ने के लिए मेंटली तैयार है या नहीं है। फिर आपकी फैमिली कंडीशन भी इस पे डिपेंड करती है कि आपकी फैमिली उसको पढ़ाने के लिए तैयार है या नहीं। तो आपके डिसीज़न हमेशा बहुत सारी फैक्टर्स को लेकर के होंगे। एक फैक्टर पे आपके डिसीज़न नहीं हो सकते। अब अगर मैं 10th के बाद की स्ट्रीम की बात करूँ तो मैंने कॉमन स्ट्रीम यहाँ पे चुनी है। ज़्यादा डीप वाली स्ट्रीम पे मैं नहीं गया हूँ। अब ज़्यादा डीप वाली स्ट्रीम पे कैसे? जैसे ज़्यादा डीप वाली जो स्ट्रीम होती है जिनमें मैं बात करूँ कि एग्रीकल्चर होता है, वो अलग ही एक स्ट्रीम होता है। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर स्ट्रीम होती है, एग्रीकल्चर स्ट्रीम पूरी अलग ही होती है, तो एग्रीकल्चर स्ट्रीम में मैं यहाँ पे नहीं डाला हूँ। फिर साइंस की बहुत सारी नई-नई स्ट्रीम्स आई हुई है, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। देखो मैंने बहुत स्पेसिफिकली ये चीज़ों को रखा हुआ है ताकि बच्चों को ये बहुत आसानी से समझ में आ जाए।
साइंस एक बाइफरकेशन है। जो साइंस की अगर मैं बात करूँ तो साइंस वाला जो है वो एक बाइफरकेशन है। तो वो साइंस में क्या होता है, साइंस में आपके पास आगे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मेडिकल के ऑप्शन होते हैं, इंजीनियरिंग के ऑप्शन होते हैं, वो ऑप्शन भी हम लोग आगे देखेंगे कि साइंस के ऑप्शन कौन से होते हैं। फिर कॉमर्स के आपके ऑप्शन होते हैं, तो कॉमर्स के ऑप्शन में भी देखेंगे हम कि कॉमर्स में ऑप्शन कौन-कौन से होते हैं। पहले ऐसा माना जाता था आज से 10 या 15 साल पहले या 20 साल पहले जिस समय मैं पढ़ा करता था या उस टाइम में अर्ली 2000 वाला जो वो था टाइम था, तो उसमें क्या हो रहा था कि बच्चे जब सोचते थे तो बच्चे ये सोचते थे कि कॉमर्स नहीं लेना है क्योंकि कॉमर्स के लिए जॉब्स नहीं थे। उस टाइम की कंडीशन वाक़ई में ऐसी थी कि कॉमर्स के लिए जॉब्स नहीं थे। पर आज की कंडीशन ऐसी नहीं है कि कॉमर्स के लिए जॉब नहीं है। आज आपके कोई ऐसी स्ट्रीम नहीं है जिसमें जॉब नहीं है। जॉब आपको सारे स्ट्रीम्स में मिल जाएँगे और वो सारे स्ट्रीम्स में जॉब मिलने के लिए आपको एक चीज़ ही करनी है कि आपको जो भी पढ़ाई करनी है या जो भी आपको स्किल डेवलपमेंट करना है, वो बहुत प्रॉपर वे में करना है। अगर वो प्रॉपर वे में करोगे और आप एक्सपर्टीज़ हासिल कर लोगे उसमें, तो आपको बहुत ईज़िली वो जो अच्छी जॉब वाला फैक्टर है, वो मिल जाएगा। और जॉब के साथ-साथ आपके पास एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप पे जा सकते हैं। आज के टाइम में अपने देश में बोल दो या अपने एरिया में बोल दो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग जॉब को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को कम। अगर मैं अलग-अलग जगहों की बात करूँ तो बाकी जगहों में क्या हो रहा है कि लोग जॉब के साथ-साथ एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रेफ़र करते हैं। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप प्रेफ़र होने के कारण उनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाते हैं लोग, फैक्ट्रियाँ लगाने के साथ जॉब क्रिएट होती है। उसके बाद कॉमर्स के बाद आता है आर्ट। तो पहले आर्ट को तो ऐसा समझा जाता था कि 2 ही टाइप के इसमें काम होते हैं। एक होता है या तो सिविल सर्विसेज़ में जाने के लिए बच्चा आर्ट ले रहा है या बच्चा कमज़ोर है तो सिर्फ़ ग्रेजुएशन करना है, लड़कियाँ है तो सिर्फ़ ग्रेजुएशन करना है, होम साइंस वगैरह पढ़ लेना है, शादी कर देना है, बस दैट्स इट। बट आज के टाइम में वैसी कंडीशन नहीं है, आर्ट्स के स्कोप और आर्ट्स में जो कमाई है वो साइंस स्ट्रीम के लगभग बराबर है। बट डिपेंड करता है कि आप सही रास्ते से जा रहे हो क्या? क्योंकि बीए एक शहर का बच्चा करता है जो दिल्ली में रहता है, वो अच्छी नौकरी पा जाता है बीए करके, अच्छे जॉब्स, अच्छे पैकेजेस पे काम करता है, अच्छे इन्वेंशंस करता है, अच्छी रिसर्च करता है। वहीं दूसरे तरफ जो बच्चा घर से बीए करता है या स्मॉल सिटीज़ से बीए करता है, वो उतना आगे नहीं जा पाता, कोर्सेज़ सेम है। उसके पीछे कारण ये है लैक ऑफ फैसिलिटी और लैक ऑफ नॉलेज। उनको नॉलेज कम रहता है और वो नॉलेज कम होने के कारण काय होय ते रोमियो एंड जूलियट त्याचं केलंच नाही. मला वाटलं तू मजाक करत और वो नॉलेज कम होने के कारण ये सब प्रॉब्लम होती है। अब इसमें एक कोर्स आते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग वाले, ठीक है? अब वोकेशनल बेस्ड ट्रेनिंग में अभी ये वोकेशनल बेस्ड ट्रेनिंग पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा उसको बढ़ावा दे रही है। उसके पीछे रीज़न ये है कि वोकेशनल ट्रेनिंग में लोग स्किल डेवलप करते हैं और वो स्किल डेवलप होने के साथ-साथ लोगों को स्किल जैसे ही लोगों की डेवलप होती है, वो स्किल डेवलप होने के साथ लोग अपने जॉब से लग जाते हैं, उनको जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है। ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान इस समय दे रही है। हे अलग से लिहिलं आहे. या काय नाही बाहेर जात होतं ते मग. तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग पे लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आज के टाइम में क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग से नौकरी बहुत आसानी से आपको मिल जाती है। अदर में मैंने बहुत सारे ऑप्शन रखे, अदर में आपका एग्रीकल्चर आ जाता है, एग्रीकल्चर के बाद बहुत सारी चीज़ें आती है जो स्ट्रीम्स अभी नए-नए स्ट्रीम्स आ रहे हैं, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो इसमें आगे चलते हैं फिर। देखिए आपके अब जब आप स्ट्रीम चूज़ करते हैं, मैं 10th वालों के लिए बात कर रहा हूँ अभी, 12th वालों के लिए आगे बात करेंगे। स्ट्रीम चूज़ करते हैं तो स्ट्रीम में बहुत कॉमन गोल होते हैं, वो कॉमन गोल की मैं बात करूँगा। अगर आप साइंस में जा रहे हैं, तो साइंस में आपके लिए 2 मेजर पाथ यही है कि आप या तो मेडिकल में जाएँगे या तो आप इंजीनियरिंग में जाएँगे। वैसे है बहुत सारे पाथ, बट मेजर पाथ 2 ही है कि आप या तो इंजीनियरिंग में जाएँगे या मेडिकल में जाएँगे। अब मेडिकल में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप फार्मेसी में जाते हैं, डेंटल में जाते हैं, आयुर्वेदिक में जाते हैं, होम्योपैथिक में जाते हैं या एमबीबीएस करते हैं। सो वहाँ पे भी बहुत सारे पाथ हैं।
इंजीनियरिंग की बात करूँ तो वहाँ n नंबर ऑफ ब्रांचेस है। आपका जो मन मर्जी हो वो ब्रांच आप ले सकते हैं। फिर उसमें कोर्सेज भी अलग है, आप आर्किटेक्ट भी कर सकते हो, आप बीटेक भी कर सकते हो। तो ये कंप्लीटली जो डिपेंड करता है साइंस लेने के बाद, वो 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला रहता है आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आपका इंटरेस्ट सही जगह में है, आपका इंटरेस्ट किसी अच्छी चीज़ में है, तो वो आप पे डिपेंड करेगा। उसके बाद दूसरा ये डिपेंड करता है उसके बाद दूसरा ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हैं, आपके पास फैसिलिटीज़ क्या हैं, वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहले के टाइम में कॉमर्स मैं पहले बता चुका हूँ कि कॉमर्स को उतना अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन आज के टाइम में कॉमर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, सीए आप बन सकते हो, कंपनी सेक्रेटरीट आप कर सकते हो, बैंकिंग का एक सेक्टर पूरा खुला हुआ है। अब बैंकिंग सेक्टर में भी 2 चीज़ें हैं, एक प्राइवेट बैंकिंग और एक गवर्नमेंट बैंकिंग। हमारे यहाँ के लोगों की और पहले के लोगों की सोच ये थी कि बैंकिंग सेक्टर जो होता है, वो एक तो गवर्नमेंट बैंकिंग होता है कि गवर्नमेंट बैंक ही होता है। लेकिन आज के टाइम में प्राइवेट बैंक है और प्राइवेट बैंक में भी आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी है, डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कैसी है। वहाँ के जो सेल्स एंड मार्केटिंग के ऑफिसर है वो 5-5, 6-6 लाख रुपए महीना कमाते हैं। उस हिसाब से मेहनत करते हैं, उस हिसाब से अपने आप को डेवलप करते हैं। तो बैंकिंग में भी अपार संभावनाएँ हैं। आप गवर्नमेंट बैंकिंग के लिए चाहे तो आईबीपीएस की तैयारी कर सकते हैं, गवर्नमेंट बैंक के एग्ज़ाम्स निकलते हैं। आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट बैंक के एग्ज़ाम्स बहुत टफ है और वाक़ई में वो टफ होते हैं। क्योंकि वहाँ पे 40 मिनट के अंदर आपको पेपर देना होता है, हो सकता है वो 40 मिनट में आपसे पेपर ना बने। आपको दुनिया भर की चीज़ें आती हो लेकिन वो पेपर आपसे ना बने। तो इट डज़न्ट मीन कि आपके लिए सारे पाथ बंद हो गए, बैंकिंग के पाथ आपके लिए हमेशा से खुले हुए रहेंगे। बैंकिंग में आप प्राइवेट बैंकिंग जॉइन कर सकते हो, प्राइवेट बैंकिंग में आपको हमेशा से अपॉर्च्युनिटी अब मिलने लगी है। पहले तो नहीं थी लेकिन अब अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटी वहाँ पर मिलती है। उसके बाद आर्ट्स की बात करूँ तो आर्ट्स में पहले आर्ट्स को बहुत अबेंडन मानते थे। अब यहाँ पे जर्नलिज्म में भी आजकल 2 टाइप के मीडिया है। जर्नलिज्म की बात करूँ तो यहाँ 2 टाइप के मीडिया है। एक है आपका ट्रेडिशनल मीडिया जो चला आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंट मीडिया, ये वाले में प्रिंट मीडिया। अब प्रिंट मीडिया के बाद जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, वो आता है प्रिंट मीडिया के साथ डिजिटल मीडिया। अब डिजिटल मीडिया में आप देखेंगे दुनिया भर के एन नंबर ऑफ टीवी चैनल्स हैं। अब वो टीवी चैनल्स के साथ-साथ यूट्यूब चैनल्स है। यूट्यूब चैनल्स में भी उनको एंकर की ज़रूरत पड़ती है, न्यूज़ रिपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है, न्यूज़पेपर्स इतने सारे हो गए हैं, ऑनलाइन न्यूज़पेपर, ऑफलाइन न्यूज़पेपर। तो जर्नलिज़्म भी एक अच्छा पेशा हो सकता है और अगर आप इसमें अच्छे से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको अच्छा खासा पे भी दे सकता है। अब इसके बाद करूँ लॉ, तो लॉ देखिए कॉमर्स वाला भी कर सकता है, साइंस वाला भी कर सकता है, लेकिन मैंने आर्ट्स में डाला है क्योंकि ट्रेडिशनली इसको आर्ट्स का ही पार्ट माना जाता था। लॉ बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत बेटर ऑप्शन है लॉ क्योंकि लॉ में क्या होता है, आज के टाइम में यदि आप एक अच्छे लॉयर हैं, तो आप ना तो किसी सरकारी अधिकारी से डरोगे, ना आप किसी चीज़ से डरोगे क्योंकि अगर हमारे देश में अगर कोई चीज़ चलती है, तो कानून व्यवस्था से चलती है और अगर आप कानून व्यवस्था के जानकार होंगे, तो आपको सब पता होगा। हमारे देश में जो पूरा करिकुलम डिज़ाइन है, उसमें हमें जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, वो ट्रेडिशनली पिछले 50-60 साल से उतना ज़्यादा इवोल्यूशन उसमें हुआ नहीं है। बेसिक फैक्टर मैं बता रहा हूँ। हमारा देश पूरा चलता है संविधान पे, लेकिन हमको साइंस यदि आप पढ़ रहे हो, तो मैंने तो 1 से 12 तक साइंस जो पढ़ा था, उसमें कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान नहीं पढ़ा था। जिस चीज़ से देश चल रहा है, आप स्कूल में बच्चों को वो नहीं पढ़ाते हो। लेकिन लॉ एक ऐसी फील्ड है, जहाँ आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ-साथ पीनल कोड्स और भारत न्याय संहिता और वो सारे सारे के सारे आपको जो रिलेटेड वो रहते हैं लॉज़ रहते हैं, उनको पढ़ने का मौका मिलता है। आपको लोगों को न्याय दिलाने का मौका मिलता है, आप लोगों के लिए लड़ सकते हो और उसमें पैसा भी अच्छा खासा है। फिर डिज़ाइनिंग एक पार्ट है, डिज़ाइनिंग जो पार्ट है वो डिज़ाइनिंग में ऐसा है ना कि डिज़ाइनिंग अभी बहुत ज़्यादा बूम में है। डिज़ाइनिंग के साथ वीडियो एडिटिंग, इसके हम आगे बात करेंगे कि डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग में भी आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है। यूपीएससी मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि ट्रेडिशनली क्या होता था आज से 10-20 साल पहले अगर लगता था लोगों को जिनको यूपीएससी की तैयारी करना है, उनको जनरली आर्ट लेना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी यूपीएससी में अगर आप देखोगे उठा के रिजल्ट तो साइंस वाले बच्चे ज़्यादा पास यूपीएससी करते हैं। उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करते हैं तो वोकेशनल ट्रेनिंग में आईटीआई 1 साल, 2 साल वाले अलग-अलग कोर्स पे डिपेंड करते हैं। पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स है, पॉलिटेक्निक के बाद आप चाहो तो आगे ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर सकते हो या कहीं भी अप्रेंटिसशिप में लग सकते हो।
एक टाइम पे पॉलिटेक्निक और आईटीआई का बहुत बूम था। इसको थोड़ा-सा हमको डीप में समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि एक टाइम पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का ही दबदबा था, बाकी सेक्टर्स में जॉब नहीं था। लेकिन 99 के बाद जब अटल गवर्नमेंट आती है, और अटल गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी इकोनॉमी को सर्विस सेक्टर इकोनॉमी बनाती है रादर देन प्रोडक्शन इकोनॉमी। तो आप देखोगे कि जैसे मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो हमारे यहाँ मऊ, इंदौर, भोपाल में मंडीदीप और ऐसे गिने चुने ही सेक्टर है। छिंदवाड़ा या पांडुर्ना या बैतूल की बात कर लो तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उस मात्रा में नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी पिछले 20 या 25 साल से पूरी की पूरी डाइवर्ट हो गई सर्विस सेक्टर की तरफ। आज के टाइम में जीडीपी में 67% का जो 60 से 65% का जो वो आता है, कंट्रीब्यूशन आता है, वो सर्विस सेक्टर में। अभी सर्विस सेक्टर क्या होता है, इसको भी आगे समझेंगे कि सर्विस सेक्टर क्या होता है और इसमें करियर कैसा बनाया जा सकता है। और ये रिटेल और एनिमेशन, खैर ये सब उसी का पार्ट है। आगे चलते हैं, इसमें आगे बात करते हैं। अभी 10th वालों के लिए तो ये है कि आपको करियर कैसे चूज करना है, 10th के बाद आपको सब्जेक्ट कौन सा लेना है ताकि आप कहाँ पहुंच सके। 12th के बाद कैरियर ऑप्शंस में सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। 12th वाले बच्चे साइंस के बाद जनरली करते क्या है, या तो इंजीनियरिंग करते हैं अगर वो मैथ्स बैकग्राउंड से है तो। उसके बाद सेकंड होता है एमबीबीएस होता है, बीडीएस होता है, बीएचएमएस होता है, बीएमएस होता है, ये जनरली डॉक्टर्स होता है। अब इसमें फार्मेसी मैंने ऐड नहीं किया, बी फार्मा, डी फार्मा भी वहाँ होता है। और बेसिकली बहुत सारे ट्रेडिशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी के होते हैं, आपके डाइटिशियन के होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के होते हैं, और इसमें आप एक्सरसाइज वगैरह जो कराते हैं उसके होते हैं। तो ये छोटे-छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज है। मेजॉरिटी कोर्सेज यही है, बीएचएमएस है, बीएएमएस है, बीडीएस है, एमबीबीएस है। देखिए बीडीएस आजकल बहुत कॉमन हो गया है। बीडीएस के जो आपको स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली हर जगह मिल जाएंगे। अभी कॉमन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, मैं नागपुर में रहता हूँ, नागपुर में बाहर निकलता हूँ, हर मोहल्ले में आपको 4-5 डेंटल क्लिनिक मिल जाएंगे। अब वो चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं इस पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, आपको हर मोहल्ले में 4 से 5 डेंटल क्लिनिक मिल जाएंगे। तो आपको ये चूज करना है कि डिमांड एंड सप्लाई भी कहाँ पे है। इस फैक्टर को भी हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि डिमांड और सप्लाई कितनी बड़ी है और कितनी बड़ी इसकी आवश्यकता है। तो बीएएमएस, बीडीएस, बीएएमएस में आयुर्वेदिक होता है। इस समय गवर्नमेंट थोड़ा सा आयुर्वेदिक को बढ़ावा देने वाली है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है आयुर्वेद पे रिसर्च पे पैसा खर्च नहीं करती है ज्यादा। तो आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा स्कोप है रिसर्च का। अगर आप साइंस लेके आयुर्वेदिक साइड में जाकर के रिसर्च करते हैं तो वहां भी एक रिसर्च का बहुत बड़ा स्कोप है। होम्योपैथिक बहुत जबरदस्त है, आजकल लोगों का ट्रेडिशन होम्योपैथिक की तरफ चला गया है, क्योंकि होम्योपैथिक में साइड इफेक्ट नहीं होते। और जिस प्रकार की हमारी आज के टाइम में लाइफ स्टाइल है, या जिस प्रकार की हम लोग लाइफ जी रहे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो निरोगी है। किसी को पेट का प्रॉब्लम है, किसी को पैर का प्रॉब्लम है, किसी को सिर दर्द हो रहा है। पहले ये होता था कि 50-60 साल की उम्र के बाद लोगों को ये परेशानी आती थी। आज के टाइम में ये एविडेंट है। आज के टाइम में 20-22 साल का बच्चा बोलता है मेरे को एसिडिटी हो गई। शायद हम लोग 20-22 साल के थे तो एसिडिटी का मतलब भी नहीं समझते थे कि एसिडिटी होती क्या है। लेकिन आज के टाइम का माहौल ऐसा हो गया है, खान-पान ऐसा हो गया है, एक कल्चर ऐसा चल गया है जिसमें लोग बाहर खाना ज़्यादा खाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फैक्टर करती है। तो ये प्रोफ़ेशन, मेडिकल के प्रोफ़ेशन कभी भी डाउन नहीं जाने वाले हैं। मेडिकल के प्रोफ़ेशन हमेशा हाई रहेंगे, और प्रोफ़ेशन में यदि आप प्रोफ़िशिएंसी ला लेते हैं, आप वहाँ पे एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो आपके लिए अर्निंग के साथ-साथ आपको इसमें काफ़ी रिस्पेक्ट भी मिलता है और काफ़ी आपके लिए फ्यूचर इसमें ब्राइट हो सकता है। फार्मेसी प्रोडक्शन की बात करूंगा, इसमें मैंने फार्मेसी तो डाला नहीं है, लेकिन फार्मेसी की बात कर देता हूं मैं। तो फार्मेसी में कैसा है, फार्मेसी में इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है अभी दवाई इस समय। हम लोगों के यहाँ की दवाई बहुत ज्यादा जा रही है। अब फार्मेसी में भी कैसा है, 3 टाइप के ऑप्शन है। एक आप डी फार्मा कर लो, अपनी दुकान खोल लो दवाई की, ठीक है। उसके बाद आपके पास बी फार्मेसी करने के बाद ऑप्शन है, दवाई की दुकान खोलना है तो खोल सकते हैं, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन ये है कि आप बाहर जाकर के जॉब कर सकते हैं। अब उसमें क्या है, 2 टाइप के जॉब्स होते हैं। एक होता है आपका प्रोडक्शन वाला जॉब। फार्मेसी में प्रोडक्शन लाइन में आप जा सकते हैं। प्रोडक्शन लाइन का मतलब ये है जहां दवाइयां बनती है वहां। सेकंड होता है सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब, जिनको हम एमआर बोलते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये एमआरस को आप बहुत आसानी से स्पॉट कर सकते हो। डॉक्टर्स के यहाँ ये लोग मिल जाते हैं, टाई वाई लगा के एकदम सूटेड वूटेड, और डॉक्टर के पास आकर के अपनी दवाइयों का प्रचार कर रहे होते हैं। तो ये एमआरस वहां पर होते हैं। इसके बाद इंजीनियरिंग की हम लोगों ने बात कर ली। तो इंजीनियरिंग में तो बहुत सारे स्ट्रीम है, आगे चल के मैं उस स्ट्रीम्स के बारे में भी बात करूंगा कि उसमें भी 2 टाइप के स्ट्रीम हो गए हैं। एक स्ट्रीम रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर साइंस ने इतना बड़ा अपना
कंप्यूटर साइंस और उससे रिलेटेड ब्रांचेस ने अपना इतना बड़ा वो कर लिया है, मतलब अपने इतनी सारी ब्रांचेस निकाल दिए। और बाकी जो ट्रेडिशनल ब्रांचेस है उनके बारे में भी बात करेंगे। ट्रेडिशनल ब्रांचेस में मैं बात करूँ तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक। अगर इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल में देखिए स्कोप है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में ही सारी चीजें, क्योंकि बिजली, विद्युत ये सब चलते रहेगी तो इलेक्ट्रिकल में उतनी दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन हाँ, जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे कंप्यूटराइजेशन बढ़ता जा रहा है, वहां पे जॉब्स की कमी होते जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक में स्कोप कम है, इलेक्ट्रॉनिक वालों को अल्टीमेटली कंप्यूटर साइंस के ब्रांचेस में ही जाना पड़ता है या वहां पे जॉब ज्वाइन करनी पड़ती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इलेक्ट्रॉनिक का इंडिया में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं है, गवर्नमेंट का होल्ड भी नहीं आ पा रहा है और कोई प्रोडक्शन करना भी नहीं चाह रहा है। उसके सबसे बड़ा रीजन है चाइना से इम्पोर्ट। हम लोगों का जो मैक्सिमम चीजें आती है वो आती है चाइना से। चाइना से चीजें आने के चक्कर में हो ये रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक के छोटे-छोटे आइटम अब चाइना बल्क प्रोड्यूस कर रहा है, वो पूरे वर्ल्ड में सेल करता है। तो वो बल्क प्रोडक्शन के चक्कर में चाइना वो सस्ता भी पड़ रहा है, तो चाइना हर जगह भेज रहा है, तो इंडिया वाले भी व्यापारी जो मुनाफ़ा कमाना चाहते हैं, वो चाइना से ला लेते हैं। तो हमारे यहाँ जो चीज़ बन रही है, वो महँगी बन रही, चाइना से जो चीज़ आ रही है, वो सस्ती आ रही। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख लीजिए, तो आज के टाइम में अगर जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो मोबाइल फ़ोन्स की अगर मैं बात करूँ, तो मोबाइल फ़ोन्स हमारे जो भी मोबाइल फ़ोन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम सस्ते वाला यूज़ करें, चाहे हम आईफ़ोन यूज़ करें, वो उसके पार्ट्स जो है, वो सारे चाइना में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। अभी हाल ही में जब टैरिफ वॉर चल रहा था, टैरिफ वॉर के बारे में मैं नहीं जानता, अब स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको पता है या नहीं पता। अमेरिका और चाइना के बीच में एक टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ था, इंडिया भी उस टैरिफ वॉर का हिस्सा था, क्योंकि हम पे भी अमेरिका ने टैरिफ लगाया था। तो वो टैरिफ में क्या हो रहा था कि पता लग रहा था कि चाइना में जो चीज़ 1000 या 2000 रुपए की बन रही है, मैन्युफैक्चरर उसको खरीद करके अमेरिका में 2 या 3 लाख रुपए का बेच रहे हैं। तो बेसिकली ये पता लग रहा था कि ओरिजिनल माल बन रहा है चाइना में। आईफ़ोन के पार्ट्स भी चाइना में बनते हैं। हम भले ही बड़ा आईफ़ोन लेके घूम रहे हैं 1.5 लाख का, 2 लाख का, लेकिन उसके पार्ट्स पूरे चाइना में बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक का थोड़ा-सा फ्यूचर अगर कोर में जाना है तो प्रॉब्लमैटिक है। कम्युनिकेशन एक इलेक्ट्रॉनिक के साथ पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, जिनको हम या कहीं-कहीं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो वो टेलीकॉम में क्या होता है कि इस समय कम्युनिकेशन मतलब मोबाइल और आपका टावर्स और ये सब चीज़ें, तो उसमें आपको जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी अच्छी होती है। और इंजीनियरिंग के जो बाकी ब्रांचेस हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं कि उसके अलावा, ये 2 के अलावा आपके पास बीएससी है। बीएससी अब बहुत टाइप के होने लग गए हैं। जैसे-जैसे टाइम बढ़ रहा है, बीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी डेटा साइंस। पहले एक टाइम हुआ करता था बीएससी सिर्फ पीसीएम में होती थी या बायोलॉजी में होती थी, लेकिन आज के टाइम में एन नंबर ऑफ टाइप ऑफ बीएससी होता है। इवन मैंने बीएससी इकोनॉमिक्स भी देखा है। अब वो इकोनॉमिक्स और साइंस को कैसे मिक्स करके पढ़ा रहे हैं कॉलेज वाले, वो मेरे को एग्ज़ैक्टली नहीं पता। लेकिन हाँ, बीएससी इकोनॉमिक्स भी होता है। डाइट एंड न्यूट्रिशन होता है, नर्सिंग वहाँ पर होता है। तो अच्छे स्कोप इन सब में है। एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर वहाँ पर होता है, तो वो बीएससी एग्रीकल्चर भी वहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन होता है। उसके बाद अब जो मेजर एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करूँ, तो मेजर एंट्रेंस एग्ज़ाम में जेईई है, नीट है और सीयूईटी, ये तो ठीक है। अब जेईई और नीट, इनकी तैयारी के लिए आज के टाइम में ऐसा ट्रेडिशन चल गया है कि इसकी जो तैयारी करना है आपको, वो लंबे टाइम तक करना है। मतलब अगर मैं नागपुर में रह रहा हूँ या इंदौर में रह रहा हूँ या भोपाल में रह रहा हूँ या और किसी दूसरी सिटी में रह रहा हूँ, बच्चे 11th-12th के मैक्सिमम डमी एडमिशन्स करने लगे हैं और डमी एडमिशन्स करके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के इनकी तैयारी करने लगे। यहाँ तक कि लोग फाउंडेशन बैच के नाम पे 8th और 9th के बच्चों को आईआईटी, जेईई की तैयारी कराने लगे। तो हमारे बच्चों को भी हमें इस हिसाब से तैयार करना होगा, क्योंकि ये बच्चे कॉम्पिटिशन में हैं। तो इसकी तैयारी, अगर आपको लगता है कि ये तैयारी घर पे करना है और कोचिंग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। आप नोट्स वगैरह लेकर के पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी होगी। आगे बात करते हैं, ये तो आपके साइंस रिलेटेड हो गए। अब कॉमर्स रिलेटेड, अब कॉमर्स रिलेटेड में क्या हो रहा है, कॉमर्स में पहले भी बताया कि पहले कॉमर्स को उतना वेटेज नहीं था, लेकिन आज के टाइम में जो है, कॉमर्स बहुत ज़्यादा कॉमर्स बहुत ज़्यादा वेटेज रख रहा है। अब कॉमर्स वेटेज रखने के कारण कारण क्या हो रहा है, क्योंकि एक्टिविटी बहुत बढ़ी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ-साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बढ़ी हैं, जिसको लेकर के अवेयरनेस बढ़ी है और लोग अब
लोग अवेयर हुए हैं और अवेयर होने के बाद इसमें जॉब्स काफ़ी बढ़ी है। बीकॉम पहले लोग नहीं किया करते थे, बीकॉम के बाद एमकॉम किया करते थे और जनरली अकाउंट्स में जाते हैं। आज के बाद बीकॉम के बाद बहुत सारे ऑप्शन है, एमबीए वगैरह आप बहुत कुछ कर सकते हो। बीबीए है, बीएमएस है, उसके बाद अगर लॉ की बात करूँ तो लॉ के बारे में मैं बता चुका हूँ पहले, लॉ में भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ आ गए हैं 12th के बाद। बीबीए एलएलबी है, बीए एलएलबी है, बीकॉम एलएलबी है, ये भी एक अच्छे कोर्सेज़ होते हैं। आजकल तो अभी एनएलआईयू भोपाल बीटेक एलएलबी भी चला रहा है कि आप इंजीनियरिंग भी करो और लॉ भी कर लो साथ में। ठीक है? तो उसके बाद सीए के ऑप्शन अवेलेबल है, सीएस कंपनी सेक्रेटरीएट के ऑप्शन अवेलेबल है और ये सब हाई पेइंग जॉब्स वाले कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे यदि आप ये कोर्सेज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको अच्छी खासी जॉब मिलेगी, अच्छा खासा पे आपको वहाँ पर मिलेगा। उसके बाद अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करूँ तो मैं पहले भी बता चुका हूँ अभी कि बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम पे है और खासकर प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर। गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर पे मैं उतना नहीं जाऊँगा क्योंकि गवर्नमेंट बैंक हो ये रहा है कि गवर्नमेंट खुद उसको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए आगे बढ़ रही है। गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइजेशन कर रही है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को प्राइवेट बैंकों में प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है। अब प्राइवेट बैंक के प्रॉफिट को हम लोग देखेंगे तो प्राइवेट बैंक में जो है वो प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका जो कल्चर है वो गवर्नमेंट बैंक से बहुत अलग है। अब गवर्नमेंट बैंक से कल्चर अलग होने का कारण ये है कि वो लोग फोकस करते हैं प्रॉफिट पे। आप में से कई लोगों के अकाउंट गवर्नमेंट बैंक में भी होंगे और प्राइवेट बैंक में भी होंगे, मेरा भी है। तो गवर्नमेंट बैंक में क्या होता है कि गवर्नमेंट बैंक में आपको एसबीआई की बात कर लो तो वो तो फेमस ही है, वहाँ पे जाओ भीड़ मिलती है, ऑफिसर्स आपसे प्रॉपर्ली बात नहीं कर रहे होते हैं। वहीं मैं आईसीआईसीआई बैंक में, एक्सिस बैंक में या एचडीएफसी बैंक में जाता हूँ तो अगर आप उनके पास जाओगे वो प्रॉपर्ली आपको बिठाएँगे, चाय-पानी पूछेंगे और आपका काम भी करके देंगे क्योंकि उनका फोकस कस्टमर ओरिएंटेड है और यही कारण है कि आज प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंकें वो बन के बैठे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर पे होल्ड ज़्यादा है, पुराने बैंक हैं, ठीक है, वो लोग भी काफ़ी सारा पैसा उनके पास है और एक ट्रस्ट इश्यू वहाँ पे रहता है कि गवर्नमेंट बैंक में ट्रस्ट इश्यू ज़्यादा रहता है लोगों का, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा पैसा डालते हैं। पर प्राइवेट बैंक में कम नहीं है। तो प्राइवेट बैंक में आप बहुत आसानी से जॉब ले सकते हैं। आफ्टर 12th प्राइवेट बैंक के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसमें पहला ऑप्शन मैं बताऊँ तो प्राइवेट बैंक में अगर आप जाते हैं, तो कई ऐसे कोर्सेज़ हैं, कई ऐसी बीएफएसआई अकेडमीज़ हैं, जो अकेडमी आपको डायरेक्ट कोर्सेज़ करा करके बैंक में रिक्रूटमेंट करा देती है। तो बैंक में रिक्रूटमेंट आपका डायरेक्टली हो जाता है। अब इसके लिए आपको कोर्सेज़ करना है तो वो फिर एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम को मैं फिर बता दूँ 2 टाइप के होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, एक होते हैं प्राइवेट और एक होते हैं गवर्नमेंट वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो आपका बेटर है कि आप उसमें पहले तय कर लें कि कौन से फील्ड में जाना है। उसके बाद ये सेकंड स्टेप होता है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देखना है, किस टाइप के कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। तो ये बात हो गई कॉमर्स की। अब इसके बाद आर्ट्स की बात करते हैं कि 12th के बाद आर्ट में आपको क्या-क्या ऑप्शन मिल जाएँगे। बीए जैसे मैंने बताया कि बीएससी बहुत सारे स्ट्रीम्स में होने लगी है, वैसे ही बीए भी बहुत सारे स्ट्रीम्स में होने लगा है। साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, उसके बाद आपका और भी पॉलिटिक्स है और ये बहुत सारी चीज़ों में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें आपका बीए बैचलर इन आर्ट्स टाइप का कोर्स होने लगा है। अब देखिए आर्ट्स में जो है मास कम्युनिकेशन एक अलग कोर्स है, आर्ट्स वाले कोर्स की मैं बात कर रहा था। आर्ट्स में जो है आपको एक ऑप्शन ये मिल जाता है कि अभी आप टेक्नोलॉजिकल आर्ट्स में भी जा सकते हो। जैसे एनिमेशन है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटर्स बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं इस समय। आप वीडियो एडिटर्स का मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि वीडियो एडिटर कैसा पैसा कमा रहे हैं। वो सेक्टर है, तो आप उसमें ग्रेजुएशन के साथ-साथ कुछ ट्रेडिशनल कोर्सेज़ होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्सेज़ होते हैं, वहाँ पर आप अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं मास कम्युनिकेशन की बात करूँ तो मास कम्युनिकेशन फिर वही है, जर्नलिज्म में 2 टाइप के होते हैं। मैंने बताया था इसके पहले प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया पे भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, अच्छा खासा पैसा अवेलेबल है। उसके बाद आपका मास मीडिया थोड़ा-सा जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो कम होते जा रहा है। तो उसमें परेशानी ये है कि ट्रेडिशनल मीडिया में आजकल न्यूज़पेपर्स का जो वो है मतलब डिमांड है वो धीरे-धीरे कम होते जा रही है। न्यूज़पेपर्स आजकल बहुत कम लोग पढ़ते हैं क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है, सबके पास इंटरनेट है, वहाँ पे मोबाइल ऐप्स फ्री में अवेलेबल है, कुछ पेड वर्ज़न भी आप न्यूज़ का ले सकते हो। तो वहाँ पर सोशल मीडिया अवेलेबल है जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी न्यूज़ मिल जाती है। तो न्यूज़पेपर का चलन थोड़ा-सा कम हुआ है, लेकिन डिजिटल मीडिया में आपका करियर ऑप्शन अच्छा हो सकता है। अब इसी आर्ट में एक डिजाइनिंग वाला सेक्टर है जिसको मैं डिस्कस करूँगा। हम लोगों ने आजकल ऑनलाइन या ऑफलाइन तो पहले भी चलता था जिसमें बड़े-बड़े होर्डिंग, पोस्टर्स वगैरह लगते थे और ऑनलाइन में आजकल क्रिएटिव बनते हैं, तो वो क्रिएटिव्स जो बना रहा है वो डिज़ाइनर बना रहा है।
अब वो डिजाइनर बहुत सारी चीजें बना रहा है। एक डिजाइनर आपके लीफलेट भी बना रहा है, एक डिजाइनर आपकी सारे प्रकार के वो भी बना रहा है, पोस्ट वगैरह भी बना रहा है सोशल मीडिया का। वो डिजाइनर आपके कार्ड्स भी बना रहा है। तो डिजाइनिंग में ऑप्शन अलग अलग है। अब इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। इसमें आप टीयर 3 सिटी में चले जाओ, टीयर 4 सिटी में चले जाओ। जैसे आप चले गए पांडुर्ना में, एक ऑफसेट की दुकान पे चले जाओ जहाँ पे जनरली प्रिंटिंग का काम होता है। वहां एक बंदा बैठा होता है कोरल ड्रॉ वाला, जो कोरल ड्रॉ नाम के सॉफ्टवेयर पे ट्रेन होता है। वो कोरल ड्रॉ वाला इतनी स्पीड से कोरल चलाता है, करता है वो भी, और वो कर क्या रहा होता है, कार्ड्स छाप रहा होता है। शादी के कार्ड है, 13वीं के कार्ड है, कोई निमंत्रण है, किसी के उद्घाटन है, कुछ है, वो वाले कार्ड्स को डिजाइन करता है वो भी डिजाइनर। एक डिजाइनर बैठा हुआ है मुंबई में किसी बड़ी सी कंपनी में, जैसे कर्ली टेल नाम की एक कंपनी, आप इसको नाम सर्च करना, बहुत फेमस कंपनी है कर्ली टेल। कर्ली टेल में एक डिजाइनर बैठा हुआ है। वो क्या कर रहा है, क्रिएटिव थिंकिंग कर रहा है। हर डिजाइन के पीछे लॉजिक लेकर के आ रहा है कि ये डिजाइन क्यों बना, मैंने कहाँ से ड्राइव किया ये। अब दोनों के सैलरी में अंतर सुन लीजिए। वो शायद 7 से 10 हजार रुपए कमा रहा है, जो छोटी सिटी में बैठा है पांडुर्ना में, और ये बंदा 4 से 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, क्योंकि ये चीजों के पीछे लॉजिक लेकर के आ रहा है और सही जगह पे है। स्किल की बात नहीं करूंगा मैं, स्किल हो सकता है कि पांडुर्ना वाले में ज्यादा हो, बट उसको अर्निंग नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल कोर्सेज से हट करके ये जो कोर्सेज है, इनमें पैसा भी है और इनमें फ्यूचर काफी अच्छा है। तो आप इन कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कोर्सेज सेव नहीं है, या ये कोर्सेज आगे चल करके हमको बेनिफिट देंगे या नहीं देंगे, तो ये आपको थोड़ा सा इसको अपन एज ए मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इसको हम लोग आगे ले चल सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अपने ग्रेजुएशन जो हम लोग कर रहे हैं उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के रूप में हम लोग कर सकते हैं। अब उसके बाद 10th के बाद बोल लूँ या 12th के बाद बोल लूँ, कुछ ऐसी चीजें जो बहुत शॉर्ट टर्म आपको वो दे रही है, बेनिफिट्स दे रही है, उनकी उन कोर्सेज की बात कर लेते हैं। आईटीआई हम लोगों ने सबने सुना है, ट्रेडिशनल है, वो 1 साल का होता है, कहीं 2 साल का होता है, अलग अलग ट्रेंड्स पे डिपेंड करता है ट्रेड आपकी क्या है। तो ये आपको, अगर आपको चाहिए बहुत जल्दी मुझे जॉब पे करना है और ये टेक्निकल में ही जाना है, तो आप आईटीआई कर सकते हैं। फिर 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आता है। इंडिया गवर्नमेंट का स्किल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, एनएसडीसी के सर्टिफिकेट कोर्सेज चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, स्किल आपके पास जो भी है, जैसे आप इलेक्ट्रिक में काम कर रहे हैं, आप कारपेंट्री में काम कर रहे हैं, आप किसी दूसरे स्किल वाले काम कर रहे हैं, तो यहाँ से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, यहाँ से आप डिग्री ले सकते हैं और उसको अपना आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो गए, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत जल्दी पढ़ाई से हट करके नौकरी पे जाना चाहते हैं, या तो उनका इंटरेस्ट बेस है या तो उनकी घर की कंडीशन सही नहीं है, डिपेंड करता है उस चीज पे। आगे चलते हैं। अब टाइम चेंज हुआ, टाइम चेंज के साथ न्यू टेक्नोलॉजीज आई। अब न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ मैंने इससे पहले बताया था कि कंप्यूटर साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस लाइव हुई। उन ब्रांचेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, और डिजिटल मार्केटिंग है, यूआई यूएक्स डिजाइन है, और गेमिंग है। एक एक करके समझते हैं। कंप्यूटर साइंस जब आया था तो कंप्यूटर साइंस ने कंप्यूटर में रिवॉल्यूशन लाया था। उसके बाद एन नंबर ऑफ टास्क करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, जिसको आपको बस इनपुट देना होता है कि आपको क्या कराना है, वो खुद करके दे देता है। इसके कारण जॉब्स पे बहुत ज्यादा थ्रेट हुए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब खा जाएगा लोगों की। तो जॉब किसकी खाएगा, जो स्किल्ड नहीं होगा। अब एआई अपने मन से तो बन के कहीं से आया नहीं है, उसको किसी न किसी ने तो बनाया होगा। तो वो एआई डेवलपमेंट के आपके पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। एआई से रिलेटेड आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, एआई से रिलेटेड आप डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं, एआई से रिलेटेड आप बीटेक टाइप के कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो एआई के जो कोर्सेज है वो आपके लिए अवेलेबल है। सेम डेटा साइंस के लिए है। डेटा साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में जनसंख्या भी बहुत बढ़ गई है और लोगों के डेटा एनालिसिस करने के ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो और डेटा एनालिसिस ही आपके बिजनेस को आगे लेकर के जा रहा है, ये अभी ट्रेंड है और आगे भी कई साल तक ये ट्रेंड चलने वाला है कि डेटा का एनालिसिस करके ही आपके बिजनेस के गोल्स ड्राइव होंगे। अब जैसे जैसे साइबर पे लोग यूजेस बढ़ा रहे हैं, तो वहां पर क्रिमिनल्स भी पहुंच रहे हैं, क्रिमिनल माइंडेड लोग भी पहुंच रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं। उसके लिए साइबर सिक्योरिटी भी चल रही है। ये लास्ट वाला जो है, ये साइबर सिक्योरिटी के बाजू में है। ये एक्चुअल में ये क्लाउड कंप्यूटिंग होना चाहिए था, जहाँ पे सर्वर वगैरह और ये सब मेंटेनेंस के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का ऑप्शन भी वहाँ पे अवेलेबल है।
क्लाउड कंप्यूटिंग रिलेटेड आप भी कोर्स कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि अभी मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, बीटेक कर लिया, उसके बाद जॉब्स नहीं मिली, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स करते हैं, AWS सीखते हैं। AWS मतलब अमेजन वेब सर्वर। अमेजन वेब सर्वर की अच्छी खासी डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और मिनिमम पैकेज उसका 9 लाख रुपीस के आसपास आपको मिल जाता है। तो 9 लाख रुपीस के आसपास का आप पैकेज वहां पर ले रहे हैं लोग। तो है कितनी देर का कोर्स? 6 महीने, 7 महीने, उसके बाद डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे कि आप कितने दिन की प्रैक्टिस वहां पे कर रहे हैं। तो आपकी प्रैक्टिस बताएगी कि आप वो कोर्स कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आगे बात करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग, तो देखिए डिजिटलाइज हुई है चीजें, ऑनलाइन चीजें हुई है। मार्केटिंग सबसे ट्रेडिशनल टास्क है जो करते आ रहे हैं, और टाइम टू टाइम ये चेंज भी हुआ है। पहले लोग माउथ टू माउथ मार्केटिंग करते थे, उसके बाद लोग न्यूज़पेपर्स में करने लगे, रेडियो में करने लगे, टीवी में करने लगे। अब यूजर ज्यादा से ज्यादा कहाँ बैठ रहा है? इंटरनेट पे बैठ रहा है। इंटरनेट पे मार्केटिंग हो रही है, तो इंटरनेट मार्केटिंग वहां पर। उसके बाद बात करते हैं यूआई यूएक्स डिजाइन की। तो यूआई यूएक्स डिजाइन में मैंने पहले भी बता दिया कि डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग में बहुत ज्यादा स्कोप वहां पे अवेलेबल है, तो वो स्कोप को भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है। अब आगे बात करेंगे। और गेमिंग की, बहुत कम लोग ऐसे होंगे आज के टाइम में जिनके मोबाइल में गेम नहीं होंगे। या तो खुद ने डाल रखे होंगे या बच्चों ने डाल रखे होंगे, अगर बच्चे मोबाइल यूज करते हैं। अब गेम, पहले ये होता था कि जिस समय हम स्टूडेंट थे, गेम गिने चुने होते थे और मोस्टली गेम फ्री होते थे। हम लोगों को तो बहुत बाद में समझ में आया कि गेम पेड भी होते हैं और गेम में लोग पैसा भी खर्च करते हैं। लेकिन आज के टाइम में ऐसा है ना कि आपको बहुत सारे गेम प्ले स्टोर पे या आपके ऐप स्टोर पे मिल जाते हैं, जिसको आप कुछ हद तक के तो फ्री खेल सकते हैं, उसके बाद आपको उसमें पैसा डालना होता है। तो ये गेम्स बनाए ही ऐसे जाते हैं। अब ये गेम्स कौन बनाते हैं? तो इसके लिए गेम्स के डेवलपर होते हैं जो VFX करते हैं, एनिमेशन करते हैं, पूरे गेम की स्क्रिप्टिंग होती है और वो गेम बनते हैं। तो ये भी एक अच्छा सेगमेंट है। और कुछ गेम तो इतने पॉपुलर है जो गेम बहुत अच्छे बनाए, पबजी, लेकिन उससे लोग एडिक्टेड हुए हैं। एडिक्टेड हुए वो डिफरेंट पार्ट है, लेकिन अर्निंग के हिसाब से तो बनाए। कई लोगों ने 15-15, 16-16 लाख रुपए उड़ा दिए पबजी में। वो पैसा जा कहाँ रहा है? वो पैसा इन्हीं गेमर्स को मिलता है जो गेमिंग का डेवलपमेंट करते हैं। तो गेम डेवलपमेंट का ऑप्शन भी वहां पर अवेलेबल है। अब ये तो हो गई कुछ न्यू एज टेक्नोलॉजीज जिसको हम लोगों को कंसीडर करना चाहिए, और आगे आने वाले समय में जब भी हम कोर्स चूज करें तो इन टेक्नोलॉजीज की तरफ हम लोगों को जाना चाहिए। अब यदि बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोफेशंस की जो नॉन ट्रेडिशनल माने जाते हैं, उसमें है यूट्यूबर, पॉडकास्टिंग। तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ जनरली। यूट्यूब पे अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो बनाना तो बनाइए, क्योंकि इस पे कुछ लोग, हजारों लाखों लोग वीडियो बनाते हैं। कुछ लोग सक्सेस होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, लेकिन जो हो जाते हैं वो काफी हद तक के, हमने बहुत यूट्यूबर्स को देखा है, बहुत पैसा कमाते हैं। ये एक प्रोफेशन हो सकता है, आप इस प्रोफेशन को भी चूज कर सकते हैं। फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी में भी आज के टाइम में पैसा है, आपकी फोटोज सेल होती है, आपके एग्जीबिशंस लगते हैं। कंटेंट राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग में देखिए बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर आप अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैकेज भी इसमें मिल सकता है। एक्चुअल में एआई आने के बाद कंटेंट राइटर का ऐसा लगा था कि डिमांड कम होगी, लेकिन एआई कंटेंट के बाद कंटेंट राइटर की डिमांड और बढ़ी है, क्योंकि बिना एआई के ह्यूमन कंटेंट लिखना आज के टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज है। इवेंट मैनेजमेंट में अच्छा पैसा है, क्योंकि आज के टाइम में कैसा है, दिखावट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले के समय में शादियां होती थी तो 2-3-4 घंटे 5 घंटे में शादियां खत्म हो जाती है। आज के टाइम में 2 घंटे तो फोटोग्राफर खा जाता है, इस एंगल से फोटो खींच रहा, उस एंगल से फोटो खींच रहा। और प्रैक्टिकली बताऊं तो वो फोटो 1 या 2 बार देखी जाती है, उसके बाद वो या तो आपके घर में कहीं एल्बम में, या तो आपके कंप्यूटर में डिजिटल गार्बेज बन के पड़ी रहती है। फिर कभी याद आएगी भूले भटके 10-15 साल बाद तो उसको देख लेंगे, लेकिन वो पड़ी रहेगी। और इवेंट्स कराने का लोगों को आजकल बहुत शौक है कि बर्थडे ऐसा होना चाहिए और ये शादी ऐसे होना चाहिए, फिर ऐसे आना चाहिए। उस पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, इवेंट मैनेजमेंट का भी एक सेक्टर है जो ओपन है, जो नॉन ट्रेडिशनल है और अच्छा पैसा दे सकता है। ट्रैवल और टूरिज्म का भी एक अच्छा सेक्टर है, जो ट्रैवल और टूरिज्म में आप लोग जा सकते हैं। ट्रैवल और टूरिज्म में आप लोग अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
अभी 10th के बाद के एग्जाम्स है तो इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। पॉलिटेक्निक होती है स्टेट लेवल पे, पीएटी वगैरह जो होती है, उसके बाद कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स होती है। तो 10th के बाद में ऐसे कोई खास एग्जाम्स है नहीं जो बताने के लिए हो। हाँ, 12th के बाद के जो एग्जाम है उसके लिए मैं बता देता हूँ कि इंजीनियरिंग के लिए जेई होती है, मेडिकल के लिए नीट होती है, डिजाइन के लिए एनआईडी, नेफेट और यूसीड होती है, लॉ के लिए क्लैट होता है, और होटल मैनेजमेंट के लिए जो होता है वो एचएमसीटी होती है। तो होटल मैनेजमेंट के जैसे आईआईटी होता है, वैसे होटल मैनेजमेंट के लिए भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट होता है, अपने यहाँ भोपाल में एक बड़ा कॉलेज इसका है। और वहां से भी मैंने देखा है कि बच्चे अच्छा पैकेज कमा करके वहां से आगे गए हुए हैं। अब कॉमर्स के लिए भी सीयूसीटी होता है, और सीयूईटी होता है, आईपैट होता है, एनपैट होता है। होटल मैनेजमेंट के लिए भी तो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होती है। अब इन एंट्रेंस एग्जाम को मैं डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो अकेले एंट्रेंस एग्जाम एक पूरे मतलब पूरे सेशन को के लिए काफी, एक पूरा सेशन उस पूरे एंट्रेंस एग्जाम पे हो सकता है। और मैं अगर इसमें जल्दीबाजी में इंफॉर्मेशन दूंगा भी तो वो उतने काम की नहीं होगी। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसको पर्टिकुलर किसी तो भी एंट्रेंस एग्जाम पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करके वहां से बात कर सकते हैं, तो मैं वो इंफॉर्मेशन इनको दे दूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं फिर। अब ये तो अपनी जनरली इंफॉर्मेटिव बात हो गई। अब कुछ एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा बात में आपका ये है कि आप 5 टिप्स को अपना करियर के लिए, चाहे आप 6 में पढ़ रहे हो, 7th में पढ़ रहे हो, उस चीज को आप हमेशा 5 चीजों को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। सबसे पहला है अपना इंटरेस्ट और अपनी स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ में बहुत सारी चीजें आती है। इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जैसे मेरा इंटरेस्ट इस चीज में है, पर्टिकुलर इंजीनियरिंग में है, उस इंजीनियरिंग में अब मेरे स्ट्रेंथ उस इंजीनियरिंग में जाने के लिए है क्या? स्ट्रेंथ का मतलब ये है क्या मैं उसकी कैपेसिटी रखा हुआ हूँ, क्या उतनी कैपेसिटी मेरी है क्या? उतना पैसा मेरे पास है क्या कि मैं वो अफोर्ड कर पाऊँ? तो वो सारी चीजें मैनेज वहाँ पे अपने को करना होता है। फिर दूसरा ऑप्शन आता है, वहाँ पे आता है रिसर्च का। देखिए, जब भी आप किसी भी करियर पाथ को चुनें या किसी भी चीज को चुनें, तो आपको रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बिना रिसर्च के किसी के बहकावे में आकर के आप वो कर लोगे, कोई भी करियर पाथ चूज़ कर लोगे, तो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपकी पर्सनैलिटी आपके करियर के साथ मैच करना चाहिए। मान के चलिए आपकी हाइट कम है और आप सोच रहे हैं कि मैं मिलिट्री में जाऊँगा, आर्मी में जाऊँगा। तो वहाँ पे आप एलिजिबिलिटी फाइंड नहीं कर पाओगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पर्सनैलिटी डिपेंड्स ऑन ओनली फिजिकल अपीयरेंस, बट पर्सनैलिटी बहुत सारी चीज़ों को लेके मैटर करती है। तो वहाँ पे आपके करियर को चूज़ करने के लिए आपकी पर्सनैलिटी सूटेबल है क्या उस चीज़ के लिए? कोई ऐसा प्रोफ़ेशन आप चूज़ कर रहे हो क्या जो या तो सिर्फ़ लेडीज़ के लिए और आप जेंट्स हैं, तो भी आप दिक्कत में आ सकते हो, ठीक है? उसके बाद अपने ग गोल को आपको क्लियरली सेट करना है कि मेरे को ये करना है, तो ये करना ही है। और फिर पहला ऑप्शन यही होता है कि अपन गोल सेट कर लो, और गोल सेट के बाद अगर अपन खुद रिसर्च कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज अपन फिर एक्सपर्ट से बात वहाँ पे करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले। देखिए, एक्सपर्ट से बात करने का ये वाला जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट आज के टाइम में उतना वो नहीं रखता है, मायने नहीं रखता है, क्योंकि अभी कंडीशन ऐसी हो गई है कि इंटरनेट पे सब अवेलेबल है और छोटे-छोटे बच्चे अपने से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से निकाल लेते हैं। तो छोटे-छोटे बच्चे इन्फॉर्मेशन अपने से ज़्यादा वहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो बच्चे खुद भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब कहीं पे यदि सही में ही अटक रहे हैं तो एक्सपर्ट से बात करना, अदरवाइज़ सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। ठीक है? अब आगे बात करते हैं। कुछ मिस्टेक्स है जिसको आपको हमेशा करियर में, जब भी आप करियर के बारे में सोचो तो उसको अवॉइड करना है। सबसे पहला मिस्टेक है आपका कि प्रेशर आपको नहीं लेना है किसी चीज़ का कि आप प्रेशर में हैं, और पेरेंट्स भी इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि प्रेशर बच्चों को नहीं देना है। उसको जो अच्छा लग रहा है, करने दो, लेट इट बी। सब चीज़ में पैसा है, सब चीज़ में नाम है, सब चीज़ हो जाती है। क्योंकि मैं जानता हूँ कई ऐसे लोगों को जिनको बचपन में, अधिकतर ऐसा होता है कि बचपन में वे अपने साथ के जो बच्चे होते हैं पढ़ने वाले,
उनके माँ बाप उनको बहुत ज्यादा हाइप कर देते हैं, सोसाइटी उनको बहुत ज्यादा हाइप कर देती है कि देखो ये इतना इंटेलिजेंट है, ये इतना इंटेलिजेंट है, और पता लग रहा है वो टाइम पास कर रहा है 12वीं के बाद या इंजीनियरिंग करने के बाद, या नौकरियां देखो तो उसको ढंग की नौकरियां नहीं मिल रही है। पर वो हाइप, जो बचपन का जो हाइप रहता है, वो बाकी लोगों को मेंटल प्रेशर करता है। उनके पेरेंट्स बच्चों के बोलेंगे मेरा बेटा इतना इतना इंटेलिजेंट है, यहाँ ये कर सकता है, वहाँ वो कर सकता है, यहाँ ये किया उसने, वहाँ वो किया। तो वो सब कोई मतलब नहीं रखता, वो सारी चीजें। ठीक है, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपको हमेशा और प्रेशर को इग्नोर करना है, प्रेशर को नहीं लेना है अपने ऊपर। दूसरा है, आपको ट्रेंड फॉलो ब्लाइंडली नहीं करना है। ब्लाइंडली ट्रेंड फॉलोइंग, अपना स्ट्रेंथ, अपनी पर्सनालिटी जांच के ट्रेंड पे जाना है। ऐसा नहीं कि लोग बीटेक कर रहे तो चले सबके सब बीटेक करना, मैकेनिकल मैकेनिकल मैकेनिकल, सिविल सिविल सिविल, वो नहीं करना है। आपको हमेशा अपनी स्ट्रेंथ चूज करना है और अपने हिसाब से अपने डिसीजन लेना है, और अपने पैशन को और अपने स्ट्रेंथ को हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि मेरे को इंटरेस्ट किसी और चीज में था, नहीं यार पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ये करना है तो वही कर लेता हूँ, भैया बोल रहे हैं ये करना है तो वो कर लेता हूँ, यार मेरे वहां तो सेमिनार में गया था वहां तो बोल रहे थे कि ये नहीं। अपने आप की स्ट्रेंथ अपने से पहचानो और उस हिसाब से अपना डिसीजन लो। ठीक है। उसके बाद अब ये एक छोटा सा पॉइंट है, टाइप्स ऑफ कॉलेजेस। तो कॉलेजेस में जनरली मेजर गवर्नमेंट होता है, प्राइवेट होता है। फिर यूनिवर्सिटीज की बात करूँ तो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी होती है। ये अपने अपने मतलब इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस और इनको गवर्निंग अथॉरिटी अलग अलग होती है। डीम्ड होते हैं, ऑटोनॉमस होते हैं और ओपन यूनिवर्सिटीज होती है। ये तब मैटर करता है जब आप अपना कॉलेज चूज कर चुके हो, जब आप अपना वो गोल चूज कर चुके हो, और गोल चूज करने के बाद आपको फिर सेकेंडली इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इनको अभी अभी के लिए फिलहाल तो अब इतना ही समझिए कि 3-4 टाइप की चीजें होती है। इसको फिर आगे मतलब फिर बाद में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब कॉलेज एडमिशन, ये तो कॉलेज के टाइप्स हो गए। कॉलेज एडमिशन के लिए आप कुछ ट्रिक्स हमेशा अपने पास रखेंगे कि 12th वाले लोग अपनी जो भी एंट्रेंस डेट्स है, एप्लीकेशन डेट्स है, उसको आप कीप चेकिंग और कीप नोटिंग, उसको नोट करते रहेंगे, उसको चेक करते रहेंगे। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमारे हाथ से अपडेट्स निकल जाते हैं। एकेडमिक स्कोर अपना हमेशा अच्छा रखेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी प्रॉपरली रखेंगे, और इन सब के बाद आपके पास एक बैकअप प्लान हमेशा होना चाहिए कि ये नहीं, अगर मैं मान के चलो मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं मान के चलो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो कई लोग ऐसे, अरे निगेटिव क्यों सोच रहा है भाई, निगेटिव क्यों सोच रहा है। निगेटिव वाली बात नहीं, प्रैक्टिकल है। सिलेक्शन होना नहीं होना बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। हो सकता है तुम्हारी तैयारी 100 आउट ऑफ 100 हो, लेकिन आप सिलेक्शन नहीं कर पाओ, नहीं हो पाए। देयर आर मल्टीपल रीजन जिसके कारण ये सब नहीं हो सकता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास हमेशा एक ना एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। उसके बाद ये जनरल कैरियर रोड मैप है कि आपको जेई, बीटेक, फिर जॉब, नीट, बी एमबीबीएस, फिर जॉब, सीए के बाद फाउंडेशन और फाइनल, उसके बाद आपको जॉब या अपना फर्म, 12th के बाद एलएलबी। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब ये फाइनल कैरियर टिप्स जो है वो 4 टिप्स में मैं बात कर लेता हूँ। आपके स्किल पे आपको फोकस करना है, डिग्रीज पे नहीं। आज के टाइम में मेरे अंडर में कुछ ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो 12th पास है, लेकिन उनकी डिजाइनिंग स्किल इतनी जबरदस्त है कि वो डिजाइनिंग से मास्टर डिग्री किए वाले लोगों को बीट कर रहे हैं। वीडियो एडिटर्स मेरे अंडर काम कर रहे हैं, वो वीडियो एडिटर्स 12th पढ़े हैं, ग्रेजुएशन नहीं पता क्या होता है, कई अरकारा ही नहीं है, लेकिन उनकी सैलरी आप मानोगे नहीं, एक इंजीनियर से बढ़ के वो 50-50, 60-60 हजार रुपए सैलरी ले रहे हैं, और 12th भी पास किए बड़ी मुश्किल से, लेकिन उन्होंने अपनी स्किल डेवलप करी है। तो आपको स्किल डेवलप करना है। 3 इडियट मूवी में 2009 में ये बताया था कि फोकस करो अपनी स्किल पे, डिग्री वगैरह तो ठीक है, अपने आप को किसी भी सेक्टर में आप रहो, अपने आप को लर्निंग और अपग्रेड करते रहो।
उसके बाद अपने नेटवर्क को हमेशा बढ़ाते रहो कि आपकी पहचान हमेशा बढ़ते रहनी चाहिए लोगों से, ताकि लोग आपको जाने और आप लोगों को जाने कि ये ऐसा-ऐसा है। ठीक है? और अपने करियर में हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपका करियर ऑब्सोलेट हो रहा है या आपको लग रहा है कि मैं ऑब्सोलेट हो रहा हूँ, ये गलत जा रहा है, ये गलत जा रहा है, ये गलत जा रहा है, तो आप शिफ्ट करने के लिए तैयार रहो। इसका एक अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ। 2000 के अर्ली में घड़ी के शॉप्स और शोरूम बहुत सारे थे। हर जगह थे, छोटे जगह में थे, बड़े जगह में थे, उसमें घड़ी रिपेयरिंग वाले भी थे। मैं बिल्कुल पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ घड़ी रिपेयरिंग वालों की, तो बहुत छोटे लोग थे उस समय। अब वो घड़ी के शॉप्स वालों ने जिनने घड़ी पे ही स्टिक करके रह गए, उनकी दुकानें बंद हो गई। और जो घड़ी के शॉप से टाइम के साथ मोबाइल रिवॉल्यूशन के साथ मोबाइल पे शिफ्ट हो गए, वो बच गए। वैसे ही जो घड़ी रिपेयरिंग वाले हैं, वो भी बेचारे निपट गए, जो छोटे-छोटे शहरों में थे। उनको पुराने ज़माने की एनालॉग घड़ियाँ बहुत अच्छे से सुधारते आती थी। पर वो अपनी स्किल होने के बाद भी निपट गए क्योंकि वो अपग्रेड नहीं कर पाए, वो मोबाइल सुधारने के लिए नहीं सीख पाए। वो बच गए जिन्होंने मोबाइल सुधारना तुरंत सीख लिया और वो आज भी अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो आपको अपने करियर में हमेशा वोलेटाइल रहना है कि नहीं, अगर थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन्स आता है तो मैं इधर निकल लूँगा या उधर निकल लूँगा या मैं अपने स्किल को अपग्रेड कर लूँगा। तो ये आपका पूरा आज का करियर का जो भी सेमिनार था मेरे तरफ से था, इसमें मैंने बहुत चीज़ें शॉर्ट में रखी है। बहुत डिटेल में मैं नहीं घुसा हूँ, मैंने सिर्फ़ चीज़ें फ़ोकस की है फाउंडेशंस पे और फाउंडेशंस की बात यहाँ पर करी है। अब यदि आपके कोई क्वेश्चन्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है आई थिंक। एक्सक्यूज मी सर। सर अगर एआई में जाना है तो कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है जॉब के लिए? भावना देखो, एआई में 2 टाइप की चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है? एक है आपको एआई का क्रिएटर बनना, ठीक? एआई को बनाया तो इंसान नहीं है, इट मीन्स एआई की प्रोग्रामिंग करना। तो जो अभी लेटेस्ट प्रोग्रामिंग चलती है उससे एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग होती है एआई की, कि एआई के टूल्स आप बना लो, ठीक है? तो एआई के टूल आप बना सकते हो। दूसरा है एआई के टूल्स को यूज़ करने के लिए। तो एआई के टूल्स यूज़ करने के लिए बहुत सारे लोग एआई के टूल्स को आप यूज़ करने के लिए एंड यूज़र भी बन सकते हो, जिनको एआई एक्सपर्ट बोलते हैं। तो अगर आपको डिप्लोमा करना है, टेक्निकल डिप्लोमा, तो आप एआई से डिप्लोमा कर सकते हैं, एआई से बीटेक कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बट एआई बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है, बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है, तो आपको उसकी स्पीड पकड़ना होगा, अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि आज मैं जो चीज़ सीख रहा हूँ, वो कल या परसों में ऑब्सोलेट हो जाए। ठीक है? तो एआई का जो कोर कॉन्सेप्ट शुरू होगा वो कंप्यूटर साइंस से ही होता है कि कंप्यूटर साइंस की बेसिक प्रोग्रामिंग सीख के आप फिर एआई पे जा सकते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा करना चाहें तो आपके पास डिप्लोमा एआई का ऑप्शन है, उसके बाद आप डिग्री लेना चाहें तो बीटेक एआई का ऑप्शन है। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाय सर। हाँ, बोलो ना। सर बेसिकली मुझे एडिटिंग पसंद है और मैंने आर्ट्स का सब्जेक्ट चूज किया है, तो मुझे एडिटिंग के बारे में एडिटर बनने के लिए और सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मतलब तो कौन सी स्ट्रीम आपको उसके लिए ठीक। आपको एडिटर भी बहुत टाइप के होते हैं बेटा। एडिटर आपको कौन-सा वाला बनना है? एडिटर में ग्राफिक्स एडिटर भी होता है, क्रिएटिव एडिटर भी होता है, सेकंड आपका वीडियो एडिटर भी होता है, एनिमेटर भी होता है। तो सर आपका इंटरेस्ट हाँ? वीडियो एडिटर। वीडियो एडिटिंग। तो देखो वीडियो एडिटिंग में आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो या क्या कर रहे हो अभी? सर जस्ट अभी 10th हुआ, 11th के कोर्स के लिए चाहिए था। अच्छा, तो आप एक काम करो, ठीक है? आप सबसे पहले एडोब का क्लाउड कंप्यूटिंग सीख लो। एडोब का क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके सर।
अब एडोब के क्लाउड में क्या है मैं बताता हूँ, सुनो। एडोब इलिस्ट्रेटर आता है एक, हाँ ठीक, यस सर, एक फोटोशॉप आता है, यस, फिर एक आता है आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट, यस सर, और एक आता है प्रीमियर प्रो। हाँ यस सर, ये 4 बेसिक है, ठीक है। ओके सर, अब ये 4 बेसिक में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले फोटोशॉप सीखना है, और ओके फोटोशॉप के सर, बाद आपको सीखना है इलस्ट्रेटर। फोटोशॉप के बाद इलस्ट्रेटर, ओके सर, वो ये आपका ग्राफिक्स पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। ग्राफिक्स पोर्शन यस आपका सर, स्ट्रॉन्ग हुआ, उसके बाद अगला आता है प्रीमियर प्रो, यस सर, ठीक है। प्रीमियर प्रो में आप वीडियो एडिटिंग सीखोगे। अब वीडियो एडिटिंग में यस, आपको वीडियो को कट करना, वीडियो पे एनिमेशन, वीडियो को मतलब वीडियो को कट करना, साउंड यूटिलाइज करना, साउंड प्रॉपर करना, वीडियो को प्रॉपरली मतलब ट्रिम करना, उसमें कलर वगैरह करना, ये हो जाएगा, ठीक। यस सर, उसके बाद वीडियो से ही मतलब इसी का एक साथ में आफ्टर इफेक्ट करके एक सॉफ्टवेयर होता है, हाँ यस सर, ठीक है। वहां पे आप सीखोगे एनिमेशन। यस, तो आप जो एडोब इलिस्ट्रेटर में जो भी बनाओगे अपने क्रिएटिव कार्टून्स, वेक्टर बोलते हैं जनरली उसको, हाँ वो यस वेक्टर सर, को आप वहां पे एनिमेट कर पाओगे, ओके सर, ठीक है। आप एक काम करो, एक वीडियो चैनल है जीएफएक्स मेंटोर करके, यस, वीएफएक्स मेंटोर, हाँ, वीएफएक्स ओके, मेंटोर, जीएफएक्स मेंटोर, जीएफएक्स, ओके सर, हाँ, जीएफएक्स मेंटोर है। तो ये जीएफएक्स मेंटोर को सब्सक्राइब कर लो। वो पाकिस्तानी चैनल है, बट वो बहुत अच्छे तरीके से आपको बेसिक सिखाएगा। पहले फोटोशॉप सीखना, फिर इलस्ट्रेटर सीखना, उसके बाद प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट। यहाँ पे आपका वीडियो एडिटिंग पूरा मास्टर हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। और किसी के कोई क्वेश्चन? सर बीटेक सीएस से करना बेटर रहेगा कि एआई से करना बेटर रहेगा? बेटा देखो, सीएस की तो डिमांड इतनी ज्यादा है कि सीएस में आपको एडमिशन के लिए पहले तो बहुत ज्यादा मार्क चाहिए, ठीक है। सर और मैंने जेई मेंस क्लियर कर लिया, इट मींस। हाँ, तो फिर आपका सीएस यदि मिल जाता है आपको, तो सीएस ले लो। और क्योंकि सीएस में कोर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, एआई पे जाओगे ना आपको, तो सीएस के कोर कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद एडिशनल आपको वो पढ़ना पड़ेगा, मतलब एआई पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो सीएस इज बेटर ऑप्शन अगर मिल जाए तो? आई थिंक सीएस इज बेटर। सर, हाँ बोलिए ना। सर वो मैंने आर्ट्स चूज किया है, तो फिर उसके लिए वीडियो एडिटिंग सही रहेगा ना, मतलब चलेगा। देखो, आर्ट, वीडियो एडिटिंग के लिए आपको कोर्स पे ध्यान ही नहीं देना है अभी तक। मेरे को ऐसा लगता नहीं जो ट्रेडिशनल कोर्सेज में वीडियो एडिटिंग के लिए कोई भी है, मतलब कोई ओके भी सर, ऐसा कोर्स पर्टिकुलरली वीडियो एडिटिंग के लिए डिजाइन है। और जो है भी वो बहुत मिनिमम बेयर लेवल पे है। तो आप आपका ट्रेडिशनल जो कोर्सेज चल रहे हैं ना, आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, या कुछ भी ले लो, उसको चलने दो साथ में। वीडियो हाँ एडिटिंग आपके इंटरेस्ट की चीज है, और सही बताओ तो उसमें बहुत मजा आता है करने में, ठीक है। यस सर, तो आप जब उसको करते रहोगे ना, तो मजा आएगा। फिर उसके बाद उसमें क्या रहता है, आपकी मशीन्स जिस हिसाब की रहेगी, जैसे मैं जनरली विंडोज भी यूज करता हूँ, मैक भी यूज करता हूँ। तो फिर यस मैक सर, के लिए आपके जो सॉफ्टवेयर है वो चेंज हो जाते हैं, यस सर, ठीक है। वहां पे आपके फिर वो कट प्रो आता है, प्रीमियर ये कट प्रो, सॉरी, आप कट प्रो ही आता है। और उसके लिए फिर एक अलग से और मोशन करके आता है, एप्पल मोशन। यस सर, हाँ तो आप जैसे पहले ये एडोब के बेसिक्स खत्म करोगे, उसके बाद आपके पास एक दा विंची रिजॉल्व करके भी एक सॉफ्टवेयर है, हाँ, यस उसको भी आप मास्टर कर लोगे। तो वीडियो एडिटिंग में देखो पैसा बहुत है इस समय, तुम अभी सीख करके भी फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हो, यस सर, ठीक है। एक 30 सेकंड की, अभी मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग एक 30 सेकंड की रील बनाने के लिए 4,500 रुपए पे कर रहे हैं अच्छे एडिटर। यस सर, हाँ 30 सेकंड की रील बना रहे हो, और यस हमसे सर, वो 20 रील बनवा के ले जा रहा है, मतलब हम उससे 20 रील बनवा रहे हैं महीने में। और वो बच्चा 19-20 साल का है, बेंगलोर में रहता है। ओके सर, तो वहां पे स्कोप बहुत है, और आगे भी स्कोप बहुत होने वाला है उसमें। बस उसके एक चीज का ध्यान रखना कि ये सब सीखने के बाद जो एआई के टूल्स आ रहे हैं ना, उसको भी साथ में पकड़ के रखना, यस सर, ओके, मतलब ठीक है। अपग्रेड होते जाना है। हाँ, अपग्रेड होते जाना। ओके और सर, किसी के कोई क्वेश्चंस?
थैंक यू सर। ओके। एक्सक्यूज मी सर, अपन हम बीटेक कर रहे हैं और उसी के साथ अगर गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ऑप्शन बेटर है क्या? ऑप्शन आप कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, लेकिन आप फिर गवर्नमेंट जॉब के कौन से कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो? एसएससी सीजीएल। बेटा जब आप आईआईटी क्लियर कर ली और जे आपका मेंस क्लियर हो गया है, तो फिर एसएससी सीजीएल में तो आप ग्रुप बी के ऑफिसर बनोगे, आपको ग्रुप ए ऑफिसर बनना चाहिए। सर फिर से रिपीट करना, लैग हो रहा है। एसएससी सीजीएल ग्रुप बी ऑफिसर बनाता है। आवाज आ रही है? यस सर। तो आप जब आप इतनी मेहनत करते हो, इतना पढ़ते हो, तो ग्रुप बी ऑफिसर क्यों बनना है अपने को? ग्रुप ए पे क्यों नहीं जा रहे अपन? नहीं, वो एज अ सेकंड चॉइस है, मतलब बीटेक सीएस के साथ साथ अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। आप बीटेक सीएस पे फोकस करो। आपको यदि आप पास आउट जब करोगे ना, आपका पैकेज एसएससी सीजीएल 6 महीने में प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है उसको प्रिपेयर करना। आप कंप्यूटर साइंस पे फोकस करो। अगर आपका सब कुछ सही रहता है और सब कुछ आप सही जाके फाइनल ईयर में जाके अपना पैकेज उठाते हो और आप जॉब लेते हो, तो एसएससी सीजीएल से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बेटर आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी। ओके, थैंक यू। है ना? ठीक है, ठीक है। तो ये सेमिनार तो हम लोग अभी ये वाला तो खत्म करते हैं। इसके बाद विजय पवार है हमारे साथ। ये आपको कैरियर गाइडेंस आफ्टर मतलब फॉर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन वाला एक प्रेजेंटेशन। विजय कर सकते हैं आप शुरू। हेलो विजय। ठीक है, विजय ज्वाइन हो रहे हैं 2 मिनट में। वो फिर आगे आपका इसका जो गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन वाला है वो वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। हेलो हेलो बैक दो। डिम्पल, आपका कुछ क्वेश्चन है?
सर मैं 10th पास आउट हूँ। हेलो हाँ बोलिए ना। बोलिए बोलिए, क्वेश्चन है किसी का? हाँ सर, मैं 10th पास आउट हूँ। हाँ मुझे सिविल इंजीनियरिंग करना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब कैसे करूँ? आपकी एज क्या है पहले? मेरी एज है 60 ईयर्स। 6 ईयर्स? 60, 16 16? ईयर्स। हाँ अच्छा, तो पहले पहले तो आप सिविल में डिप्लोमा कर लो, जो 3 हाँ साल का होता है पॉलिटेक्निक का वो। उसके बाद हाँ आप गवर्नमेंट में इंटर्नशिप देख लो, इंटर्नशिप मिल जाएगी कहीं तो। और गवर्नमेंट जॉब के पीछे सिविल में देखो, सिविल में ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत कम आती है, ठीक। हाँ। और उसके बाद पढ़ते पढ़ते बीटेक खत्म कर लो, बीटेक के बाद यदि सिविल में गवर्नमेंट जॉब आई तो आपको मिलने के चांसेस रहेंगे, पर उसके पहले आपको कम से कम डिग्री और डिप्लोमा तो करना पड़ेगा ना। हाँ तो पहले वो कर लो आप। ठीक है विजय, आप स्टार्ट करो। सर 12th के बाद सर मेरा सर स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम कर रहा है। फिर कैसा करे? स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगा तो वैसे ही बता दो। हो रहा है सर, वो हेलो हाँ सर 12th पास के बाद फार्मेसी ऑप्शन कैसा रहेगा? फार्मेसी में कौन सा, डी फार्मेसी या बी फार्मेसी? बी फार्मेसी सर। बी फार्मेसी ना? हाँ अच्छा है ऑप्शन, आप बी। जा सकते हो उसके लिए। वो 4 ईयर की रहती ना सर? हाँ वो 4 ईयर की रहेगी, और वो ज़्यादा और बेटर ऑप्शन है क्योंकि उसमें आपको मैंने बताया जैसे 2 टाइप के जॉब के ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। एक रहेगी आपके लिए कि आप प्रोडक्शन में चले जाएँ, तो उस फैक्ट्री वगैरह में क्वालिटी कंट्रोल से लेकर के बहुत अच्छे-अच्छे जॉब्स उसमें हैं, पेइंग भी अच्छी है। सेकंड रहता है सेल्स एंड मार्केटिंग का, तो उसकी भी पेइंग अच्छी है, लेकिन वो बेसिकली सेल्स और मार्केटिंग का जॉब हो जाता है, जो एमआर वगैरह रहते हैं ना, उनका। हम्म। तो सर ठीक। उसके बाद में जैसे मास्टर इन फार्मेसी भी ऑप्शन सही रहेगा? हाँ, एम फार्मा सबसे बेस्ट ऑप्शन है बी फार्मा के बाद, आप एम फार्मा कर लो। उसके बाद उसमें कैसा रहता है, स्ट्रीम्स रहती है बहुत सारी, फार्माकोलॉजी और ऐसी 2, 4, 5 रहती है, तो उसमें आप फिर पर्टिकुलर स्पेसिफिक टर्म में चले जाते हो कि किधर जाना है। और कोर्स अच्छे हैं, पे भी अच्छी है उसमें। सर डिप्लोमा इन फार्मेसी सही नहीं रहेगा करना कि सही रहेगा? वे डिप्लोमा ये है कि आपको अगर शॉप खोलना है तो आप डिप्लोमा करो, अदरवाइज डिप्लोमा का कोई सेंस नहीं बनता। हाँ वो वैसे भी फिर उसमें ईयर का लॉस होता है। 2 आपका सेकंड ईयर में एडमिशन होगा इधर 2 साल डिप्लोमा करने के बाद, इधर 2 साल में आप थर्ड ईयर में पहुंच जाओगे। हाँ तो सर ये जो फार्मेसी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में अपन को एडमिशन मिल सकता है? गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सकता है ना एडमिशन। तो उसमें परसेंटेज बेस्ड होता है कि कुछ एग्जाम देनी पड़ती है? शायद फार्मेसी का एग्जाम होता है, या तो एमपी में तो परसेंटेज बेस ही होता है ना। हाँ काउंसलिंग होती है उसकी। हम्म। तो वहां से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है विजय, आप स्टार्ट कर लो, थोड़ा टाइम में थोड़ा जल्दी करके, है ना। जी जी। स्क्रीन प्रॉब्लम हो रही है, मैं बेटर देन वैसे ही समझा देता हूँ बच्चों को। हेलो। हाँ विजय, कंटिन्यू करो। नमस्कार बच्चों, सब लोग जुड़े हुए आज इस सेमिनार में। बेटा इसमें सभी लोग यूपीएससी, स्टेट पीएससी और एग्जाम वाले भी बच्चे होंगे, और कुछ बच्चे
DNST, GNST, नर्सिंग से भी होंगे। आफ्टर 12th 10th सभी बच्चे हैं। इसमें आप लोग जैसे सेमिनार सर ने पूरा समझाया आप लोगों को, उसी प्रकार मैं भी आपको कंटिन्यू आगे बढ़ाता हूँ। बेटा इसमें क्या अपने पास आज गवर्नमेंट जॉब के काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें अपने को तैयारी आप अभी तो वर्तमान में सभी बच्चे AI के और कंप्यूटर के CS में जाना चाह रहे हैं, पर सभी के पास अपने पास एक लोक सेवक बनने का मौका है। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आप बोलते रहिए विजय। मेरी आवाज आ रही है तो मैं के सभी सेवा बाईस सॉरी 11 तो 11 उनके बच्चे भी जुड़े होंगे। इसमें आप जो चाहे सिविल सर्विस और आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है भाई साहब, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। विजय नेटवर्क नहीं है शायद बराबर, वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। नेटवर्क इशू आ रहा है। ठीक है विजय, अपन इसको नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं फिर, क्योंकि टाइम भी हो रहा है और अपन नेटवर्क इशू जा रहा है ना? नहीं, नेटवर्क इशू जा रहा है सर मेरे पास। हाँ, नेटवर्क इशू काफी है। और अभी अगर आप मुझे 2 मिनट का समय दे तो मैं स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा कुछ चीज एनडीए और यूपीएससी का जो पूछ रहे हैं मैं इनको थोड़ा शेयर कर देता हूँ। बस 1 मिनट का समय दीजिए आप मुझे। कंटिन्यू करो। मेरी आवाज आ पा रही सबको? हेलो। हाँ जी, जैसे भी भैया ने बताया करियर ऑप्शन के बारे में गवर्नमेंट एग्जाम में, तो सबसे पहले एग्जाम जो है गवर्नमेंट की इंडिया की सबसे बड़ी एग्जाम वो है यूपीएससी। फिर हम स्टेट वाइज अगर देखते हैं तो वो है आपकी एमपीपीएससी, और उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर आपको मिल जाएगा एक, एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है। ठीक है, ये 10th लेवल पे होता है सीएचएसएल, और सीजीएल आफ्टर ग्रेजुएशन होता है ये। अब जैसे भैया ने यूपीएससी के बारे में बताया, तो यूपीएससी के लिए क्या है, आपका ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। पर सबसे बड़ी समस्या जो है ग्रेजुएशन के दौरान ही कई बच्चे इसकी तैयारी करने लग रहे हैं। आजकल अब ये देखने में आ रहा है, और एक ट्रेंड भी बन रहा है आफ्टर 12th। जैसे बच्चों को बोलते जाता है कि आप आफ्टर 12th आइए और हम आपको 3 साल में जो 3 ईयर का एक अंडर ग्रेजुएट बैच आजकल चलाया जा रहा है बहुत सारी कोचिंग क्लासेस में। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि कभी भी ऐसे बैचेस को ज्वाइन ना करें। उसका रीज़न ये है कि अनटिल अनलेस हम अगर हमने हमारा कॉलेज जो है, जो भी हमने स्ट्रीम लिया है, चाहे आप आगे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आपको बीए करना है या बीकॉम करना है, या हम देखते कई लोग बीटेक करके यूपीएससी की प्रिपरेशन करते, सबसे पहले कॉलेज कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन बिटवीन अगर जाते हैं तो वो बहुत हार्मफुल है। ये सेम वैसे हार्मफुल है जैसे डमी।
जैसे कई बच्चे 10th के बाद जिनको नीट की प्रिपरेशन करना होती है और जेई की प्रिपरेशन, ये 11th-12th का स्कूलिंग पूरी स्किप करते हैं। ठीक है, वो कुछ मामलों में हो सकता है। क्यों? सक्सेस परसेंट कितना है इन पूरी एग्जाम में? 1%। जेडबलई और नीट में आप मान सकते हैं। यूपीएससी में है 0.001%। 12 से 15 लाख लोग अपेयर हो रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे 1000 लोग। तो अगर जिन्होंने शुरुआत से सेमिनार ज्वाइन किया था, तो भैया ने बताया था स्टार्टिंग में कि आपको आपकी स्ट्रेंथ पहचाननी पड़ेगी। अब स्ट्रेंथ कैसे पहचानेंगे? तो हमारे इसमें कहावत है कि पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। तो क्लास 6th, 7th, 8th ये वो क्लासेस है जहाँ से हमें समझ में आ जाता है, या माता पिता को समझ में आ जाता है, या टीचर्स को समझ में आ जाता है। एक टीचर होने के नाते मैं चीज समझता हूँ कि जो बच्चा शार्प माइंडेड होते हैं, जो बच्चे, हो सकता है कुछ विरले ऐसे बच्चे होते हैं जो आफ्टर 10th या 12th भी अच्छा स्कोर करते हैं, जिनके भले परसेंटेज कम रहे, वो करियर ऑप्शंस उनको काफी अच्छे मिल जाते हैं आगे जाके। पर मैक्सिमम जो हमारे पास एक जो अमाउंट रहेगा बच्चों का, उसमें 6th, 7th और 8th ये ऐसी क्लासेस है जहाँ पर पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। तो कभी भी हम यूपीएससी से कोर्सेज को अगर करना जाए तो उसके लिए ध्यान रखें कि हमारी कैपेबिलिटी है या नहीं है। क्योंकि यूपीएससी जो है वो कोई भैया ने जैसे बताया था, ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म गोल है। ऐसा तो है नहीं कि शॉर्ट टर्म गोल है कि एक रात में हम पढ़ने बैठे हैं, 1 साल पढ़ने बैठे और हमारा काम हो गया। नहीं, यूपीएससी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है पूरी। उसके बाद आपको एनसीईआरटी तो बेस है इसका, जो भैया ने बताया कि आप क्लास 8 में है, 9 में है, 10 में है, तो आप इसी टाइम पढ़ते वक्त या 6-7 में ये सारी एनसीईआरटी आपको आगे भी पढ़ना है। तो आपका बेसिक क्लियर रहना चाहिए। बेसिक क्लियर से मतलब क्या? जैसे क्या होता है, क्लास 6 में हम क्या कर रहे हैं, 7 में क्या कर रहे हैं, 8, 9, 10 तक क्या कर रहे हैं, बस मैथ साइंस। कोचिंग में हम मैथ साइंस की लगाते हैं। सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो अगर मैं कहूँ जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सोशल स्टडीज या सोशल साइंस, जिसको बच्चा छोड़ते आता है। कहाँ से? क्लास 6 में छोड़ता है, 7 में छोड़ता है, 8 में छोड़ता है, 9 में छोड़ता है, 10 में छोड़ता है। छोड़ने से मतलब ये है कि वो जो की वर्ड्स होते हैं या बेसिक नॉलेज होता है उसको स्किप करता है। उसका एक ही काम होता है, क्या? अगर मैं हिंदी में लिखूँ तो रटना, बस। और टीचर भी ये सिखाता है। प्राय ही ऐसा कोई स्कूल होगा, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ तो मैं काफ़ी वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, पिछले 7-8 वर्षों से, सॉरी, ऐसा कोई शायद ही स्कूल होगा जहाँ पर भारत का मैप टीचर बोर्ड पे बना के बता रहा है बच्चे को, या मध्य प्रदेश का मैप बोर्ड पे बनाकर बच्चे को बता रहा है कि हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है, हमारी ज्योग्राफी ऐसी रही है, या पॉलिटी भी पढ़ा रहा है तो उसको कनेक्ट करके पढ़ा रहा है। अब ये जो बच्चा आगे तैयारी करना चाह रहे हैं, अब उनको समझ आएगी कि वो कितनी चीज़ें छोड़ के आया। अगर मैं इंडिया का मैप बनाने के लिए बोलूँ तो हो सकता है हम में से 10 या 20% लोग भारत का मैप प्रॉपर बना पाएंगे। या मैं पूछूं कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है, पूर्वोत्तर राज्य जो हमारे, उनके स्टेट्स के नाम अगर आप एक सीक्वेंस में लिखो, इस तरफ से इस तरफ, एक क्लॉकवाइज, नहीं लिख पाएंगे। रीजन? बेस क्लियर नहीं है। तो समस्या हमारे साथ बढ़ती कहाँ से? भैया ने जो बताया, बेसिक्स। मतलब आप शॉर्ट टर्म ही हमने हमारे गोल्स क्या अचीव नहीं करे, और फिर हम सडनली जाते हैं किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। फिर हम दिल्ली की कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, इनके चक्कर में जाते हैं। 12 के बाद कई लोग आपको बोलते हैं कि आप जाइए 3 साल का अंडर ग्रेजुएट बैच का जो कोर्स करिए। सक्सेस रेट क्या है ये भी देखना होगा। जैसे भैया ने क्या बताया, हमारे पास करियर ऑप्शंस तो बहुत सारे, पर उसकी सक्सेस रेट क्या है ये भी देखना पड़ेगा ना। क्योंकि टाइम पीरियड के बाद ऐसा तो है नहीं कि 12th के बाद आपको 3 साल माता पिता ने दिए, फिर 3 साल की आपने और तैयारी करी, फिर 3 साल आप और ले रहे। तो एक एज फैक्टर भी होता है, आप 25+ पहुंच जाते हैं। तो हमारे पास में जॉब होना भी जरूरी है। ठीक, कई जगह ऐसा बताया जाता है मूवीज वगैरह में कि प्लान बी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है प्लान बी की। अगर आप कोई भी सर्टेन कोर्स कर रहे हैं या कोई भी XYZ चीज कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ या किसी कॉम्पिटेटिव और एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और वहां मेरा नहीं हो पाएगा, तो मैं क्या करूंगा? तो आपके पास आपका प्लान बी होना बहुत जरूरी है। ये आपको सिक्योर करता है। उस पर कभी और चर्चा करेंगे हम प्लान बी पर यूपीएससी के लिए सबसे पहली चीज क्या सिलेबस है, कितने सब्जेक्ट्स है। इससे पहले आपको ये जानना होगा कि हम यूपीएससी क्रैक करने की स्थिति में है या नहीं है। अब है या नहीं कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा हमारे बेसिक्स क्लियर है या नहीं। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने बेसिक्स क्लियर नहीं कर सकते, पर समस्या क्या आएगी? जैसे एक बच्चा जिसने क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 9 में और 10 में, इन क्लासेस में उसने सोशल साइंस, इंग्लिश,
ये जो बेसिक सब्जेक्ट, हम क्या मैथ्स का एक हवा बना के रखा हुआ है कि मैथ्स जिसको आता है उसको सब कुछ आता? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसे ही होता तो हमको अदर 5 विषय जो और इसके अलावा है वो बिल्कुल भी नहीं दिए होते। एमपी बोर्ड में संस्कृत है तो कहीं सीबीएसई में आईटी नाम का सब्जेक्ट चलता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हमारे बेसिक्स क्लियर है कि नहीं? अगर हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे तो हमारा सारा काम होगा। क्यों? यूपीएससी की डिमांड क्या है? सामान्य ज्ञान। यूपीएससी आपको विशेषज्ञ नहीं बना रहा है, ना आपसे विशेषज्ञ वाले क्वेश्चंस पूछता है, वो आपसे सामान्य ज्ञान की बातें करता है बस, और कुछ भी नहीं करेगा। उनको सिर्फ नॉर्मल नॉलेज चाहिए। वो कहाँ से आएगा? तो बेसिक्स पढ़ते हुए। तो जो बच्चे अभी छोटे हैं, जो अभी 8, 9 या 10th में, और जिनको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना है, तो वो फोकस करें हमारी 6th से लेकर 10th क्लास तक की एनसीईआरटी आपको पता होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। उसके अलावा 11th 12th में कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स होते हैं, वो मैं आपको कभी आप अगर मुझसे संपर्क करेंगे मैं आपको बुक लिस्ट भी बता दूंगा, और यूट्यूब वगैरह पे सब जगह अवेलेबल है। तो हमारा बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ये तो यूपीएससी है। सेम ये क्लास ए ऑफिसर होते हैं सारे। सेम हमारे पास है स्टेट सर्विस, जैसे हम लोग एमपी के सारे लगभग, तो हमारे यहाँ होती है एमपीपीएससी। महाराष्ट्र में एमपीएससी होती है, महाराष्ट्र पीएससी। हमारे स्टेट में होती है एमपीपीएससी। यहाँ से क्लास बी ऑफिसर बनेंगे हम, मतलब यहाँ से आप डेप्यूटी कलेक्टर बन सकते हो, डीएसपी बन सकते हो, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यहाँ से हम नायब तहसीलदार बन सकते हैं। उसके अलावा हम नगर पालिका में सीएमओ बन सकते हैं। हम असिस्टेंट जेलर बन सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है यहाँ पर। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं। मेरे कुछ मित्र भी और कुछ अपने समाज से भी काफी लोग हैं जो अभी इन सभी पदों पर हैं, अभी कार्य भी कर रहे हैं। इसके लिए क्या है, तो एमपीपीएससी भी क्या है, हम ये कह दें कि यूपीएससी का एक छोटा स्वरूप है, थोड़ा सा छोटा, ज्यादा भी नहीं, क्योंकि एमपीपीएससी का भी अच्छा खासा वेटेज है। वैकेंसी रेगुलर आ रही है, हाँ थोड़ी सी कुछ समस्याएं चल रही है, वो तो चलती रहती है, उसमें कोई इशू नहीं। पर जो वैकेंसी वो ईयर बाय ईयर आ रही है, लगभग हर साल 200-250 के बीच में वैकेंसी आ जाती है, किसी वर्ष 150 आती है, पर ये भी लगातार आ रही है। ये भी ग्रेजुएशन के बाद दी जाने वाली एग्जाम है। पर इसकी आवश्यकता क्या है, तो आवश्यकता वही है क्या, हमारे बेसिक्स क्लियर होना। और वो कहाँ से होंगे, तो 6 to 10 हमारी एनसीईआरटी। और एमपीपीएससी में एक जो बड़ा पोर्शन है वो है हमारा एमपीजी के, कि हमारे मध्य प्रदेश का नॉलेज हमको कितना है। तो उसमें भी वेरियस एस्पेक्ट है कि एमपी की हिस्ट्री, एमपी की जियोग्राफी, और भी जो अदर चीजें जो एमपी से रिलेटेड है वो हमको सब देखनी होती है। तो ये 2 चीजें होगी। तो यूपीएससी आपको बनाती है क्लास ए ऑफिसर, जिसमें हमारे आईएएस आते हैं, आईपीएस आते हैं, आईआरएस आते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो होती है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। और एक और होती है यूपीएससी से एग्जाम, वो होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। चूंकि हम जैसे बैतूल छिंदवाड़ा आसपास के हैं, तो हमने देखा होगा कि हमारे काफी जंगल वाला एरिया होता है, तो वहां पर आपने देखा होगा डीएफओ वगैरह बैठे होते हैं। तो ये क्या है, यूपीएससी की पोस्ट है सारी की सारी। ये फॉरेस्ट ऑफिसर जो चुनकर आते हैं, एमपीपीएससी से भी आते हैं, पर वो क्लास बी के ऑफिसर होते हैं फॉरेस्ट में। और फॉरेस्ट में वहीं पर यूपीएससी से जो ऑफिसर आता है वो क्लास ए ऑफिसर होता है। तो हमने एक चीज ये देख ली कि यूपीएससी आपको बनाती है क्लास ए ऑफिसर, जैसे आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यहाँ से आप कलेक्टर बनेंगे, पर डायरेक्ट नहीं बनते, कुछ वर्षों की यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा फिर आपको कैडर वगैरह मिलते हैं। वो जब भी हम एक यूपीएससी का अलग से एक सेमिनार करेंगे, यूपीएससी और एमपीपीएससी का किसी दिन 2 घंटे का, तब हम समझेंगे। आईपीएस यही आगे जाके एसपी बनते हैं। आईआरएस आपके जीएसटी कमिश्नर वगैरह जो बनते हैं वो आईआरएस बनते हैं, बट सर्टेन टाइम पीरियड लगता है, ट्रेनिंग होती है। वहीं पर एमपीपीएससी से जो व्यक्ति निकलता है वो क्लास बी ऑफिसर बनता है। जैसे हमने देखा होगा किसी भी जिले में डिप्टी कलेक्टर होते हैं, या इन्हीं डिप्टी कलेक्टर को जब चार्ज मिल जाता है तो ये एसडीएम या एसडीओ बन जाते हैं, है ना, सब डिविजनल ऑफिसर या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो ये क्या होता है, कलेक्टर इनको नियुक्त करते हैं। कौन, डीसी जो बनते तो स्टेट सर्विस से ही है, पर जब वो किसी जिले में जाते हैं तो उसको एसडीएम बनाने का, एसडीओ बनाने का जो पावर होता है वो उस पर्टिकुलर जिले के कलेक्टर के पास होता है। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी जो है उसकी सुपीरियरिटी दिखने को मिलती है, क्योंकि वो क्लास ए ऑफिसर है और एमपीपीएससी वाले क्लास बी है। इसका मतलब क्या कि क्या ये लोग आगे बढ़ नहीं सकते? बिल्कुल बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? तो प्रमोशन से। जब प्रमोशन होता है तो प्रमोशन के थ्रू, माफ कीजिएगा, प्रमोशन के थ्रू ये पोस्ट अपनी हम गेन कर सकते हैं। कौन सी? क्लास बी से आप लगभग 12 से 15 वर्ष या कभी कभी 18 वर्ष भी लगते हैं,
आप एक स्टेट ऑफिसर से, जैसे स्टेट ऑफिसर है हम, डेप्यूटी कलेक्टर है या एसडीएम का आपके पास चार्ज है, उसके बाद फिर आप जॉइंट कलेक्टर होते हैं, फिर आप अपर कलेक्टर होते हैं, और फिर आप एक प्रमोटेड आईएएस हो जाते हैं। लिखा आता है ऐसा प्रमोटेड, मतलब आपको स्टेट ने प्रमोशन दे दिया है। ये चीजें भी होती है। तो ये कुछ बेसिक्स थे, इस पे अगर हम डिस्कशन करें तो लगभग एक पूरा सेमिनार लग सकता है। एक क्वेश्चन आया था बीच में, मैं देख रहा था, एनडीए का आया था। सबसे सोफिस्टिकेटेड और सबसे, मैं बोल सकता हूँ, प्राउड एग्जाम है, या इसके पदों को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। एनडीए हम जाते हैं 12th के बाद, और ऑन द अदर हैंड सीडीएस हम जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद। ये दो बड़ी एग्जाम है और काफी महत्वपूर्ण एग्जाम है ये। तो 12th में आपका पीसीएम, और आजकल तो इन्होंने बायो को भी अलाउ कर दिया है। अगर आपका पीसीएम भी है तो आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवल सर्विसेज और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ये 4 जगह आप जा सकते हैं। अगर आपने एनडीए की एग्जाम क्रैक करी, पहले आपको क्या क्रैक करना है, एग्जाम, उसका सर्टेन सिलेबस होता है, वो आप देख सकते हैं, पर्टिकुलर आपको गूगल पे मिल जाएगा। उसके बाद आपका एसएसबी होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ पर लगभग 5 दिनों का आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आपका इंटरव्यू चलते हैं, और उसके बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। और उसके लिए देखिए, कई लोग कहेंगे कि भाषा की बाध्यता नहीं होती, पर ये बिल्कुल एक कटु सत्य है कि आपकी इंग्लिश कन्वर्सेशन पावर बहुत टॉप क्वालिटी होनी चाहिए, और ये बिल्कुल मायने रखती है। एसएसबी में एक बार दे चुका हूँ भोपाल जाकर, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी अगर अच्छी है तो आप 5 दिन सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ 5 दिन तक आपको नहीं रखा जाता है। जिस दिन आप फर्स्ट डे अगर आपने सर्वाइव कर लिया वहाँ पर, तो आप अगले 4 दिनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या पहले दिन ही काफ़ी लोगों की छटनी कर दी जाती है। तो 12th के बाद आप एनडी के एग्जाम निकालेंगे, फिर एसएसबी। तो इसके लिए बहुत सारी कोचिंग क्लासेस भी है, स्पेशली पंजाब में काफ़ी सारे जो ऑफिसर से, या अपने इंदौर में भी है। पर पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब में बच्चों आजकल 10th के बाद से जा रहे हैं। इसमें भी एक ट्रेंड चल गया है कि 11th और 12th बच्चा क्या कर रहा है, डमी ले रहा है और निकल जा रहा है पंजाब साइड या हिमाचल साइड, क्योंकि वहाँ पर जो रिटायर मेजर जनरल रहे हैं, या ब्रिगेडियर्स रहे हैं, या कर्नल्स रहे, इन लोगों ने क्या कोचिंग क्लासेस खोल ली है, और ये बच्चों को 11th 12th के साथ साथ उनकी एनडीए की प्रिपरेशन करने में भी हेल्प आउट कर रहे हैं। फिर एक और चीज मैंने आपको जो बताई, ये आपका जो है सीडीएस। सीडीएस क्या है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। ये होती है आफ्टर ग्रेजुएशन, ये ग्रेजुएशन की बात की पोस्ट है। तो आप कहेंगे कि सीडीएस और एनडीए में क्या अंतर है? सेम वही अंतर जो एक यूपीएससी और एमपीपीएससी में अंतर है, क्योंकि यूपीएससी से बना हुआ अधिकारी स्टेट या सेंटर के सबसे टॉप पोस्ट पर जा सकता है, पर एमपीपीएससी से बना हुआ अधिकारी कभी भी उस टॉप पोस्ट पे नहीं जा सकता। उसका कारण होता है उसका रैंक। सेम सीडीएस और एनडीए में वही अंतर है। एनडीए से बना हुआ ऑफिसर जो होता है वो इंडिया का मिलिट्री हेड बन सकता है, एयरफोर्स हेड बन सकता है, नेवल हेड बन सकता है, और बनता भी है। और सीडीएस में क्या होता है, आप 3 साल ग्रेजुएशन को दे चुके होते हो, तो जब तक ये पास आउट होकर आपका लेफ्टिनेंट जनरल बन रहा होता है, तब तक आप अपनी ट्रेनिंग में रहते हो, और आप लेफ्टिनेंट जनरल बनते हो 3 से 4 साल में, या कभी कभी 2 वर्षों में। तो आपको यहाँ टाइम लग जाता है लेफ्टिनेंट बनने में, सॉरी जनरल बनने में नहीं, लेफ्टिनेंट बनने में, तो ये काफी टाइम लग जाता है। तो सीडीएस है ग्रेजुएशन के बाद की एग्जाम। सेम यहाँ पर भी एसएसबी होता है। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद की एग्जाम है तो इसका लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएट लोगों के लिए है। ठीक, तो यहाँ पर भी सेम एसएसबी होती है, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, और आप आईएमए, आईएफएस मतलब इंडियन एयरफोर्स, सॉरी आईएएफ, इंडियन नेवल सर्विसेज और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इसमें ही आप जाते हैं। सेम एनडीए जैसा है, बस आपको रैंक का फर्क पड़ेगा, क्योंकि एनडीए में बच्चा जाता है 16 से 17 साल, और मैक्सिमम 19.5 साल उसकी एज है, तो वहां तक वो चले जाता है, तो वो जल्दी ऑफिसर बनता है। सीडीएस में जो व्यक्ति जाता है उसकी एज हो जाती है अच्छी खासी। जैसे अगर आपने 17 साल में आपने 12वीं पास करी, लगभग 20 से 21 साल में आपने ग्रेजुएशन किया, 21 साल के बाद आप जा रहे हो सीडीएस में, और वहीं पर ये बच्चा 16 से 19.5 के बीच में सिलेक्ट होकर 4 साल का अपना बीटेक कंप्लीट कर लेता है। वहां जाकर वहाँ बीटेक भी करवाते हैं आपको। आप आईए में जा रहे हैं, आईएफ में जा रहे हैं, इंडियन नेवल सर्विसेज में जा रहे हैं, आपको बीटेक करवाया जाता है 4 वर्ष का। तो यहाँ थोड़ा सा एक ग्रेजुएट व्यक्ति पीछे हो जाता है। पीछे तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये भी पूरे आर्मी की एक सर्विस है, और ये शॉर्ट टर्म सर्विस होती है। ये स्पेसिफिक इसमें सीडीएस में 12 से 15 वर्ष की आपकी जो रहती है टेन्योर रहता है आपकी जॉब का। इसके अलावा एसएससी, सीजीएल है, और बहुत सारे अन्य ऑप्शंस है। और अभी
आने वाले समय में पवार युवा मंडल महोदय द्वारा और हमारे नागपुर से जो भैया जुड़े थे, आगे जो भी एक नई सूचना तैयार होगी या नया जो भी एक करियर गाइडेंस सेमिनार का एक नया जो भी एक प्रोफार्मा तैयार होगा, तो उसमें हम आगे चीज़ें और समझेंगे अच्छे से। इसके अलावा अगर आपकी किसी की भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है भैया। किसी के कोई डाउट या किसी के कोई क्वेश्चन? ठीक है सुनील भैया, रैप अप करते फिर, है ना? Thank you very much to Mr. Amolji Dharpure. Thank you very much to all who attend this seminar. राघवेंद्र जी बैंक ने इस सेशन में ज्वाइन नहीं हो पाए ड्यू टू सम रीजन। यह कार्यक्रम पवार युवा मंडल महू इंदौर द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें श्री अमोल जी धारपुरे और राघवेंद्र जी बैंक ने काफी सहयोग देते हैं। पवार प्रयास नाम से गाइडेंस प्रोग्राम भी चलाते रहे हैं और बहुत सी सोशल एक्टिविटीज इनके वाली चलती हैं। पवार युवा मंडल की सारी टीम को भी धन्यवाद, और बहुत से जो एजुकेशन में सराहनीय कार्य कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू मिस्टर विजय जी एंड रचित जी। वी होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और आगे भी जरूरत पड़े तो पवार युवा मंडल में के माध्यम से श्री अमोल जी धारपुरे अवेलेबल हो पाएंगे। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू। हाँ, रिकॉर्डिंग दे दे बिल्कुल। हो गई है, रिकॉर्डिंग दे दे।